जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविलियंस में। आज के इस क्लास में हम लोग पेपर 2 के टेस्ट 5 के नोट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पेपर 2 के टेस्ट 3, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की क्लासेस आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। सिविलियंस के द्वारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। आप इसमें भी जुड़ के अपने मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल मेंस का प्रिपरेशन जो होगा वो 4 बार करने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक एक बार भी मेंस का तैयारी नहीं करी है या फिर अभी तक आपने मेंस के सिलेबस को एक बार भी खत्म नहीं किया है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। आप अपने मेंस की तैयारी को कर सकते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से टोटल 4 बार आपके मेंस की तैयारी को कराया जाएगा। टोटल मेंस के सिलेबस को 4 बार खत्म किया जाएगा। साथ ही साथ सिविलियंस के द्वारा प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें कि आपका पेपर 1 में 50 टेस्ट होगा और पेपर 2 में 50 टेस्ट होगा। इस टेस्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपका जो सिलेबस होगा उसको कंप्लीट 13 बार किया जाएगा। 13 बार आपके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ हर टेस्ट से पहले आपको एक नोट्स दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा समझिए, जैसे कि आपको टेस्ट 1 देना है, चाहे वो पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, तो टेस्ट 1 देने से पहले आपको एक नोट्स दिया जाएगा। आपको वही नोट्स पढ़ के आना है और इस टेस्ट 1 को देना है। इसी प्रकार से पेपर 2 का भी आपको नोट्स मिलेगा। मान लीजिए कि आप टेस्ट 2 देते हैं, तो टेस्ट 2 के पहले भी आपको एक नोट्स मिलेगा। आपको वही नोट्स पढ़ के आना है और उसके बाद आपको टेस्ट देना है। तो इस प्रकार से हर टेस्ट से पहले आपको एक नोट्स मिलेगा और उस नोट्स को पढ़ के आपको टेस्ट देना है। फिर टेस्ट के बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स मिलेगा, जो कि ऐप में ही आपको मिल जाएगा सिविलियंस के। आप वहां पे अपने एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से जुड़कर प्रीलिम्स की तैयारी को भी आप बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए आज का क्लास जो होगा, इसमें हम लोग आज के क्लास में हम लोग पेपर 2 के टेस्ट 4 का जो नोट्स होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 के टेस्ट 4 का सिलेबस की बात करेंगे। तो ये रहा सिलेबस, जिसमें कि हम लोग को पहला झारखंड का इतिहास पढ़ना है। इसमें मांझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ना है। इससे पहले का जो टेस्ट था, अर्थात पेपर टेस्ट 3 जो था, उसमें हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को पढ़े थे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को। अब हम लोग को मांझी परगना शासन व्यवस्था को टेस्ट 4 के लिए पढ़ना है। झारखंड आंदोलन का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को भागीरथ मांझी को पढ़ना है, जतरा भगत को पढ़ना है। जैसे कि इसके पहला टेस्ट में हम लोग बिरसा मुंडा को पढ़े थे, वहां पे हम लोग तिलका मांझी को पढ़े थे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग भागीरथ मांझी, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ महतो, रानी सर्वेश्वरी और चाणक्य महतो के बारे में हम लोग जानेंगे। ये व्यक्तित्व है, इनसे संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे झारखंड के विशिष्ट पहचान में वधु मूल्य, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे जो गोत्र था, जो युवागिरी था, उसको हम लोग पढ़े थे। उसी प्रकार से अब हम लोग इस टेस्ट में हम लोग वधु मूल्य को पढ़ेंगे कि जो अलग अलग जनजाति है, वहां की जनजातियों के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य में हम लोग सदानी लोक नृत्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नृत्य, पाइका नृत्य होगा, डोमकच नृत्य होगा, इन सभी नृत्य को हम लोग आसानी से कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को खड़िया जनजाति के बारे में या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी साहित्य है और साहित्यकार है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके पिछला क्लास हम लोग हो जनजाति के साहित्य और साहित्यकार को पढ़े थे। फिर प्रमुख शिक्षण संस्थान में झारखंड में विश्वविद्यालय में खास करके हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, बीआईटी मेसरा को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि रांची में है। खेलकूद का बात करेंगे तो अभी तक हम लोग क्रिकेट को देख लिए हैं, हॉकी को देख लिए हैं, फुटबॉल को देख लिए हैं। अब का जो होगा उसमें हम लोग तीरंदाजी को देखेंगे। तीरंदाजी से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे, उनको कब कौन सा रत्न मिला है, तो वो सभी हम लोग देखेंगे अभी। फिर सेंटी की बात करेंगे तो अध्याय 3 को हम लोग सेंटी में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछला टेस्ट में लोग अध्याय 2 को कवर कर चुके हैं। फिर आगे देखिए इसके सिलेबस में, तो इसके सिलेबस में कंप्लीट आपका आगे झारखंड का भूगोल में झारखंड की अफवाह प्रणाली को पढ़ेंगे। ये कंप्लीट अफवाह प्रणाली आपका इसमें पढ़ना होगा आपको। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति अध्याय 1, जिसमें प्रस्तावना दिया है, और अध्याय 2 जिसमें उद्देश्य दिया है। ये टॉपिक आपको खुद से पढ़ना है, आप पढ़ के उसको आसानी से समझ जाइएगा। फिर आपका आगे बढ़िए, तो प्रमुख उद्योग का नाम एवं स्थान तथा औद्योगिक विकास, इसमें खास करके हम लोग कोयला धवन उद्योग को पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग एचईसी के बारे में पढ़े थे, तो उसी प्रकार से अभी हम लोग इसमें कोयला धवन उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, कोलवासियों को हम लोग जानेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे झारखंड की योजनाएं एवं उप योजनाएं, खास करके कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो योजना है उसको हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, इसमें हम लोग पलामू बाघ आरक्षी को जानेंगे हम लोग। इससे पिछले क्लास में हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य और जो हम लोग का बेतला राष्ट्रीय उद्यान था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे है पर्यावरण संबंधी तथ्य, ध्वनि प्रदूषण को पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण धारणाएं। और इस टेस्ट के लिए आपको जो करंट अफेयर्स होगा वो आपको अप्रैल 2025 के करंट को करके आना है। तो ये है हम लोग का पेपर 2 के टेस्ट 4 का सिलेबस। आपको इतना टॉपिक करके आना है और आपको टेस्ट देना है, और ये सभी टॉपिक जो होगा वो आपका इस नोट्स में मिल जाएगा करंट को छोड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को।
सबसे पहला आता है हम लोग का मांझी परगना शासन व्यवस्था। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि उराव जनजाति की एक शासन व्यवस्था थी। उसी प्रकार से मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि एक संथाल जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। तो हम लोग इस टॉपिक को करने वाले हैं। जैसा कि हर बार जीपीएससी के हर एग्जाम में हर शासन व्यवस्था से एक एक क्वेश्चन पूछता है, उसी प्रकार से आपका यहाँ भी मांझी परगना शासन व्यवस्था से जीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। लेकिन हम लोग का जो टेस्ट होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मांझी परगना शासन व्यवस्था अभी टेस्ट के लिए पढ़ना है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था से ही आपको इस टेस्ट में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा। बहुत सारी चीज ऐसे होंगे जो कि आपको टेस्ट में जो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसके माध्यम से कवर कराया जाएगा। अर्थात अगर आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स है उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था कौन से जनजाति से संबंधित है। तो ये आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। जिस प्रकार से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उराव जनजाति से संबंधित थी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजाति से संबंधित थी, उसी प्रकार से मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। अब संथाल जनजाति ने ये जो शासन व्यवस्था है, ये संथाल जनजाति ने सोरिया पहाड़िया इस जनजाति से अडॉप्ट करी है। यानी कि मैक्सिमम चीजें जो सोरिया पहाड़ी की जो शासन व्यवस्था है वही आपको मांझी परगना शासन व्यवस्था में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए मांझी परगना शासन व्यवस्था जो कि क्या है, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है, इसी को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और क्या है कि संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक थी। इसमें भी आपको 3 स्तर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ा शासन व्यवस्था में 3 स्तर देखे थे। सबसे पहले क्या था, सबसे नीचे का जो स्तर था वो गांव स्तर था या फिर ग्राम स्तर। फिर बहुत सारे गांव मिलकर क्या करे थे, पढ़ा का निर्माण करे थे। तो हम लोग वहां पे देखे पढ़ा स्तर। उसके बाद तीसरा क्या था आपका, अंतर पढ़ा स्तर। तो बहुत सारे पढ़ा मिलकर अंतर पढ़ा का निर्माण कर रहे थे। तो ये था हम लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था में। पढ़ा पंचायत ये हम लोग का था। तो ये आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हम लोग देखे थे। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, यहाँ पे 3 स्तर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 स्तर, तो आप यहीं पे ध्यान रखिएगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था या फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इन दोनों पंचायत में आपका 3 स्तर देखने को मिलेगा। क्या होगा, सबसे पहले ग्राम स्तर देखने को मिलेगा, उसके बाद मंडल स्तर, उसके बाद परगना स्तर। तो यही डिफरेंस था वहाँ पे क्या कि यहाँ पे हम लोग को पढ़ा स्तर देखने को मिला और यहाँ पे हम लोग को अंतर पढ़ा स्तर देखने को मिला। तो ग्राम स्तर, मंडल स्तर और परगना स्तर मुख्य रूप से हम लोग को मांझी परगना शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपका यही डायग्राम है जो कि सब चीज को बताएगा। ये है सबसे पहला, सबसे नीचे जो होगा वो हम लोग का गांव स्तर होगा। ठीक है, गांव स्तर के बाद आपका मंडल स्तर होगा और मंडल स्तर के बाद आपका परगना स्तर होगा। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो परगना स्तर होगा वो सबसे ऊपर का स्तर होगा या फिर सर्वोच्च स्तर होगा। परगना स्तर पर जो डिसीजन दिया जाएगा वो आपको मानना होगा, वो आपके लिए बाध्यकारी होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं गांव स्तर से। तो देखिए गांव स्तर में क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, सबसे जो प्रमुख व्यक्ति होंगे वो होंगे मांझी होंगे। और यही जो मांझी होंगे यही क्या होंगे, गांव के प्रशासनिक या फिर न्यायिक प्रमुख होंगे। गांव के प्रशासनिक या फिर न्यायिक प्रमुख। जिस प्रकार से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रशासनिक प्रमुख महत्व हुआ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का मांझी शासन व्यवस्था में गांव के जो प्रशासनिक प्रमुख होंगे वह मांझी कहलाएंगे। अब क्या है कि मांझी जब अब्सेंट रहेंगे तो उनके कार्यों का देख रेख करने का काम कौन करेंगे, प्रमाणिक करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जोग मांझी है, ये मांझी के सहायक होते हैं। जोग मांझी जो होंगे मांझी के सहायक होंगे और ये मुख्य रूप से शादी जन्म से संबंधित जो कार्य होंगे उन सभी कार्यों को करने का काम करेंगे। गोड़ैर जो होंगे वो संदेश वाहक का काम करेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए धार्मिक प्रमुख जो हो गया है नायके है। जिस प्रकार से हम लोग वहां पे देखे थे धार्मिक प्रमुख का पाहन था, उसी प्रकार से मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रमुख होंगे वो नायके होंगे। और नायके का भी सहायता देने के लिए यहाँ पे कुड़ाम नायके का जगह रखा गया है कि जो नायके जब नहीं होंगे या फिर जो नायके को हेल्प करना होगा तो उस समय कुड़ाम नायके करके एक व्यक्ति होंगे। सुरक्षा प्रहरी किसके पास होगा, उनको लाशें टंगाए बोलेंगे और सलाहकार जो होंगे वो भगदो प्रजा कहलाएंगे। और ये जो भगदो प्रजा होंगे गांव के जो वृद्ध व्यक्ति होंगे उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनके पास जीवन का बहुत अनुभव होगा। तो उन्हीं अनुभव के आधार पर यहाँ पे सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, तो उनको हम लोग भगदो प्रजा कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। देखिए मांझी जो कि संथाल गांव का प्रमुख होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के पास क्या है, प्रशासनिक प्रमुख या फिर न्यायिक प्रमुख कौन होंगे, मांझी होंगे। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मांझी करेंगे। हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर लगभग सभी मामले जैसे कि जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े व यौन अपराध से संबंधित मामले ग्राम पंचायत के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। यहाँ पे यौन अपराध है, इससे संबंधित यहाँ पे एक बहुत कठोर सजा है जिसको हम लोग बिटलाहा के नाम से जानते हैं। बिटलाहा, तो बिटलाहा जो सजा है वो आपका संथाल जनजाति से संबंधित है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेंगे, मांझी करेंगे। मांझी जो होंगे वो ग्राम पंचायत के सर्वोच्च या फिर आपका प्रशासनिक या फिर न्यायिक प्रमुख होने वाले हैं। अब क्या कि मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन जो होंगे वो कौन करेंगे, प्रमाणिक या फिर प्राणी करेंगे। तो सबसे पहले गांव हो गया, गांव के नीचे आपका मांझी हो गए, यही प्रमुख हो गए।
और मांझी जब एब्सेंट रहेंगे तो उनके दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कौन हो गया, तो वो प्रमाणिक होंगे या फिर इसी को प्राणिक कहेंगे। ठीक है, तो जब मांझी एब्सेंट रहेंगे तो उनके दायित्वों का निर्वहन करने का जिम्मेदारी किसके पास होगा, प्राणिक के पास होगा या फिर प्रमाणिक के पास रहेगा। और इसी को हम लोग उपमांझी के नाम से भी जानेंगे। तो उपमांझी किसे कहा गया, प्रमाणिक या फिर प्राणिक को ही उपमांझी हम लोग कहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, जोग मांझी है। तो जोग मांझी का क्या कहानी है, ये देखिए। सबसे पहला मांझी हो गया, मांझी के ऑप्शन में आपका प्राणिक या फिर जोग प्राणिक काम करेंगे। जो उसके बाद जो होगा आपका जोग मांझी जो होंगे वे मांझी के सहायक की भूमिका निभाएंगे। मांझी के सहायक की भूमिका निभाएंगे कौन, जोग मांझी, आपको याद रखना है। विशेषकर कब, जन्म और विवाह के अवसर पर। जन्म और विवाह संबंधी मामले इसी के द्वारा सुलझाए जाते हैं। अर्थात विवाह से संबंधित या फिर जन्म से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन सभी को सुलझाने का काम जो होगा वो मुख्य रूप से जोग मांझी के द्वारा किया जाएगा। अब अगर जोग मांझी भी एब्सेंट होते हैं, जोग मांझी अगर एब्सेंट होते हैं तो वैसी स्थिति में जो जोग प्राणिक या फिर जोग प्रमाणिक जो होंगे वे उनके दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जिस प्रकार से मांझी अगर एब्सेंट होते हैं तो प्राणिक जो होंगे उनके दायित्वों का पालन करेंगे, उसी प्रकार से आपका जब जोग मांझी एब्सेंट होंगे तो फिर उनकी एब्सेंट में जो जोग प्राणिक होंगे वे उनके दायित्वों का निर्वहन करने वाले हैं। अर्थात इनके एब्सेंट में विवाह या फिर जन्म से संबंधित कोई विवाद अगर आता है तो जोग प्राणिक जो होंगे वे उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। जोग मांझी को युवाओं का नेता भी कहा जाता है। तो उपमांझी कौन हो गया, उपमांझी हो गए प्राणिक, उपमांझी प्राणिक हो गए, जबकि युवाओं का नेता कौन हो गए, जोग मांझी, युवाओं का नेता जोग मांझी। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है आपका। अब देखिए, इस पर गांव के लोगों के आचरण पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती है। किसी कुंवारी लड़की के बच्चे का गोत्र जोग मांझी के गोत्र पर रखा जाता है। अगर किसी कुंवारी बच्ची का अगर कुंवारी लड़की का अगर बच्चा होता है तो ऐसी स्थिति में उसका गोत्र जो होगा वो जोग मांझी के गोत्र के आधार पर रखा जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कुंवारी लड़की का अगर बच्चा होता है तो उनका जो गोत्र होगा वो किसके नाम पर होगा, तो जोग मांझी के नाम पर रहने वाला है। आगे आता गुड़ायत आता है। तो जो गुड़ायत है ये संदेश वाहक का काम करते हैं और ये जो गुड़ायत है इसको मांझी का सचिव कहा जाता है। मांझी का सचिव, गुड़ायत को मांझी का सचिव भी या फिर सहायक कहा जाता है, जो कि संदेशवाहक का काम करते हैं। यह किसी वाद, पर्व अथवा आयोजन को लेकर सूचनाएं ग्रामीण तक पहुंचाता है और मांझी के आदेश से ग्रामीणों को अवगत कराता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो गुड़ायत है वो मांझी का सचिव है, प्लस ये मांझी की जो सूचना है उन सभी सूचना को ग्रामीण तक पहुंचाने का काम मुख्य रूप से गुड़ायत के द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब आता है आपका धार्मिक प्रधान, नायके। नायके जो आपका क्या हो जाएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रमुख होंगे। धार्मिक प्रमुख अर्थात जो भी पूजा पाठ होगा वो सभी आपका नायके के द्वारा ही किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना नायके। लेकिन ये अलग अलग शासन व्यवस्था में अलग अलग देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपको पाहन देखने को मिला था, पाहन ये आपका उराव जनजाति की शासन व्यवस्था में है, आगे भी आपको नजर आएगा। तो जो नायके है ये मुख्य रूप से आपका संथाल जनजाति अर्थात मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान की भूमिका निभाते हैं। तो नायके क्या होगा, गांव का धार्मिक प्रमुख होता है। गांव के विभिन्न पर्व त्योहार विवाह का संपादन कौन करेंगे, तो जो नायके होंगे वही करेंगे। गांव के सभी देवी देवताओं को शांत करने हेतु इनके द्वारा पूजा संपन्न किया जाता है। इसके अलावे गांव में उठे धार्मिक मामलों में इसकी अधिकारिता भी होती है। अर्थात गांव में अगर धर्म से संबंधित कोई मामला उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी किसके पास होगा, तो वो नायके के पास ही होगा, जो कि धार्मिक प्रमुख हुआ करते हैं। अब क्या है कि नायके को हेल्प करने के लिए या फिर नायके को सहायता प्रदान करने के लिए कुडाम नायके होता है। जिस प्रकार से मांझी को सहायता प्रदान करने के लिए आपका प्राणिक होता है या फिर प्रमाणिक होता है, उसी प्रकार से नायके को सहायता प्रदान करने के लिए आपका कुडाम नायके होता है। तो नायके का सहायक किसी पूजा में, बलि अनुष्ठान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लासेर टंगाई, लासेर टंगाई के पास क्या, सुरक्षा प्रहरी है। गांव की सुरक्षा का दायित्व किसके पास है, लासेर टंगाई है। ये बाहरी हमलों से गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये अपने अधीन युवाओं का एक दल का निर्माण करता है जिसकी सहायता से वह अपने कार्य का निष्पादन करता है। तो क्या क्या हो गया देखिए, मांझी जो कि गांव का प्रशासनिक या फिर न्यायिक प्रमुख हो गए। ठीक है, मांझी को सहायता देने के लिए आपका यहाँ पे प्राणिक या फिर प्रमाणिक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जोग मांझी, जिसको हम लोग जोग मांझी जो कि हम लोग का युवाओं का नेता भी कहा जाता है। जोग मांझी का काम क्या है, जन्म और विवाह से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन सभी काम को करना। लेकिन जोग मांझी अगर ऑप्शन रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जोग प्राणिक जो होंगे वे उनके कार्यों का वहन करेंगे। फिर यहाँ पे धार्मिक प्रधान का बात करें तो धार्मिक प्रधान आपका आता है नायके आता है, जो कि धर्म से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होता है उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी पूजा पाठ है, हवन है, ये सभी काम भी नायके के द्वारा ही किया जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे गुड़ायत है। तो गुड़ायत जो होगा वो आपका मांझी का सचिव कहलाता है, मांझी का सहायक कहलाता है।
मांझी के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उन सभी आदेश को, उन सभी सूचनाओं को गांव तक पहुंचाने का काम गुड़ायत के द्वारा ही किया जाता है। नायके को हेल्प करने के लिए कुडाम नायके है, और गांव का सुरक्षा प्रहरी किसके हाथ में है, तो ये लासेर टंगाए के हाथ में है। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज क्लियर होगा और आपको ये सभी फैक्ट याद भी रखने पड़ेंगे। अब आगे देखिए, मांझी के आदेश पर किसी वांछित को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करने वाला चौकीदार कहलाता है। तो चौकीदार का काम क्या है कि मांझी ने एक आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को शक के आधार पर जो भी वजह होगा उसके आधार पर अगर उनको पकड़ के लाना है तो वो व्यक्ति जो पकड़ के लाएंगे वो कहलाएंगे चौकीदार। अब आगे यहाँ पे आता है भगदो प्रजा। तो पहले भी पता है भगदो प्रजा क्या है, ये वृद्ध व्यक्तियों की वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो कि उनको जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है, तो उनके अनुभव को लेकर मांझी को भी फैसला को सुना सकते हैं, उनसे अनुभव को ले सकते हैं। तो भगदो प्रजा जो होंगे वे ग्राम पंचायत में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा, भगदो प्रजा जो होंगे वे ग्राम पंचायत में सलाहकार की भूमिका में रहते हैं। गांव के ही वृद्धजन होते हैं जिन्हें जीवन का लंबा अनुभव प्राप्त होता है, और मांझी अपने निर्णय लेने में इनकी सलाह लेते हैं। फिर आगे आता है आपका देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। तो ये तो हो गया हम लोग का ग्राम स्तर पर। देखिए ये हो गया ग्राम स्तर पर या फिर गांव स्तर पर, जिसमें कि हम लोग देख लिया क्या, मांझी देख लिए, मांझी की हेल्प करने के लिए प्रमाणिक, इसके बाद ये प्रमाणिक जो है इसी को उपमांझी बोलते हैं। फिर यहां पर हम लोग देखिए जोग मांझी। तो जोग मांझी ये क्या है, युवाओं का नेता है, युवाओं का नेता। जब आपका मांझी एब्सेंट रहेंगे तो उनके दायित्व का निर्वहन कौन करेंगे, प्रमाणिक करेंगे, या फिर इसी को प्राणिक बोलते हैं हम लोग। और जब जोग मांझी एब्सेंट रहेंगे तो इनके कार्यों का वहन कौन करेंगे, तो जो जोग प्रमाणिक होंगे वे इनके कार्यों का वहन करेंगे। उसी प्रकार से गुड़ायत है जो कि संदेशवाहक का काम करेंगे, मांझी के सारे सूचनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। नायके धार्मिक प्रमुख हो गए, इनके हेल्प करेंगे कुडाम नायके हो गया। लाते टंगार आपका सुरक्षा प्रहरी हो गया, गांव का रक्षा करने की जिम्मेदारी भगदो प्रजा जो होंगी ये आपके गांव के वृद्ध जन होंगे जिनको जीवन का एक लंबा अनुभव है, और उन्हीं के सलाह से जो मांझी होंगे वो बहुत सारे डिसीजन को लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का गांव स्तर पर हो गया। अब दूसरा स्तर क्या है आपका यहाँ पे, दूसरा है मंडल स्तर, या फिर इसी को हम लोग मोड़े मांझी बोलते हैं। मोड़े मांझी जो इसके प्रमुख होंगे वो कहलाएंगे मोड़े मांझी। तो जब बहुत सारे गांव आपस में आपके मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक मंडल का निर्माण करेंगे। बहुत सारे गांव मिलकर क्या करेंगे, एक मंडल का निर्माण करेंगे, और इस मंडल का जो हेड होंगे उसको हम लोग मोड़े मांझी बोलेंगे, मोड़े मांझी। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। तो कुछ गांव कितना 5 से 10 के मांझी अपनी में से किसी को देश मांझी चुनते हैं, और जो मामले ग्रामीण स्तर पर नहीं सुलझ पाते हैं उस बात को देश मांझी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो टोटल आपका यहाँ पे 5 से 10 गांव, तो हर गांव में क्या एक एक मांझी होंगे। तो ये सभी मांझी आपस में सर्वसम्मति से एक आपका क्या करते हैं, मोड़े मांझी या फिर उसी को हम लोग देश मांझी बोलते हैं, उनका चुनाव करते हैं। इनका काम क्या है कि अगर ग्राम स्तर पर कोई विवाद नहीं सॉल्व होता है, ग्राम स्तर पर अगर कोई विवाद सॉल्व नहीं होता है तो वो आपका कहाँ जाएगा, मोड़े मांझी के पास जाएगा, और वहां पर उसका फैसला सुनाया जाएगा। फिर आ गया था परगनेत। तो यह जातीय पंचायत की सर्वोच्च संस्था है, इसमें 84 या उससे अधिक गांव सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि परगनेत का संबंध कौन सा शासन व्यवस्था से है, तो इसका नाम पे ही क्लियर है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो परगना से आपको परगनेत क्लियर हो जाएगा। तो परगनेत क्या सर्वोच्च स्तर हो गया, पहला ग्राम स्तर हो गया, फिर आपका यहाँ पे ग्राम स्तर के बाद आपको यहाँ पे मोड़े मांझी या फिर देश मांझी देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे परगना देखने को मिलेगा जो कि सबसे सर्वोच्च स्तर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 84 या फिर उससे अधिक गांव जो होते हैं शामिल होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा कि वे सभी मामले आएंगे जो कि आपका मोड़े मांझी के द्वारा सॉल्व नहीं होगा या फिर देश मांझी के द्वारा सॉल्व नहीं हुआ होगा। पहले ग्राम स्तर पर मामला को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, वहां पे सॉल्व नहीं होगा तो वो मोड़े मांझी या फिर देश मांझी के पास जाएगा, अगर वहां भी सॉल्व नहीं होता तो फाइनली वो परगणित में जाएगा, और परगणित में जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा, उस डिसीजन का आपको मानना होगा। सिंपल से समझ लीजिए कि ये क्या होगा, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हो गया। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका हो गया ग्राम स्तर, समझ लीजिए ग्राम स्तर जगह आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो मोड़े मांझी होंगे वो आपका स्टेट कोर्ट वाला, स्टेट हाई कोर्ट वाला हो जाएगा, और इसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे 3 स्तर है, अर्थात यहाँ पे जो ग्राम स्तर पर नहीं सॉल्व होगा वो आपका हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट पे नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बाध्यकारी हो जाएगा। चंद्रा बेंसी, तो यह शासन व्यवस्था में शिकारी परिषद होता है, ये भी आपको याद रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन भी ये वाला। तो चंद्रा बेंसी क्या होगा, शिकारी परिषद। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में कुछ कुछ दंड का प्रावधान है, जैसे कि बिटलाहा हो गया, केरला दंड हो गया, ये सब। तो बिटलाहा जो है ये संथाल जनजाति का सबसे कठोर सजा है, या फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा बिटलाहा है। इसमें क्या होता है कि यौन अपराध में अगर किसी व्यक्ति को संलिप्त पाया जाता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हालांकि इसका भी प्रावधान किया गया है
कि वापस इस सजा को माफ किया जाता है, और उसके लिए क्या होगा, जो दोषी होगा उसको पूरे गांव को जाति भोज देना पड़ता है, और अगर जाति भोज देता है तो ऐसी स्थिति में उसके बिटलाहा को माफ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, बिटलाहा जो है वो क्या है, एक संथाल जनजाति में या फिर माझी परगना शासन व्यवस्था में एक प्रकार का दंड है, जो कि यौन अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को दिया जाता है, और इसमें क्या, तो समाज से बहिष्कृत उनको कर दिया जाता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे केरला दंड। तो केरला दंड जो है वो सबसे हल्का दंड होता है। केरला दंड सबसे हल्का दंड होता है। इसमें क्या होता है कि 5 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का आपको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर आगे यहाँ पे कुंवारी लड़की के गर्भवती या फिर संतान होने पर सबसे पहले जोग मांझी को सूचित किया जाता है। और हम पहले भी देखें, कुंवारी लड़की या फिर गर्भवती कुंवारी लड़की का अगर संतान होता है तो उसका जो गोत्र होगा वो जोग मांझी का जो गोत्र होगा उसी के गोत्र के आधार पर उसका भी गोत्र तय किया जाएगा। लड़के का पहचान नहीं होने पर गांव को पवित्र करने हेतु लड़की के परिवार वाली से भोज के लिए चावल, दाल, खस्सी या फिर पूजन सामग्री ली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुंवारी लड़की का अगर संतान होता है तो उसका जो गोत्र होगा वो जोग मांझी के गोत्र के आधार पर तय किया जाएगा। कुंवारी लड़की की संतान का नामकरण जोग मांझी के गोत्र के आधार पर होगा। माझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल 1856 के आधार पर कानूनी दर्जा प्रदान की गई। ये वाला आपको ध्यान रखना है कि माझी परगना शासन व्यवस्था जो है इसको यूल रूल जो कि 1856 में आया था, इसी के आधार पर इसको मान्यता दिया गया है। भगदो प्रजा को छोड़कर माझी परगना शासन व्यवस्था में जितने भी पद धारक होंगे उन सभी को कुछ न कुछ जमीन दिया जाता है। और अब आगे क्या है, लोकप्रिय संद्रा। तो यह इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। तो ये हो गया हम लोग का माझी परगना शासन व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हुआ। यहाँ से आपको जो टेस्ट होगा, टेस्ट 4, वहां पे आपको 5 क्वेश्चन नजर आएगी, आपको वो सारा क्वेश्चन बनाना होगा। और जेपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व। पहला आता है हमारे यहाँ पे भागीरथ मांझी। तो भागीरथ मांझी का जन्म जो था वो एक खरवार परिवार में हुआ था, खरवार जनजाति में हुआ था, गोड्डा से वो बिलोंग करते हैं। तो भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा में, जिस प्रकार से तिलका मांझी का जन्म भागलपुर से संबंधित था, बिरसा मुंडा का जन्म जो था वो खूंटी उरी हाथों में हुआ था, उसी प्रकार से भागीरथ मांझी का जन्म जो था वो गोड्डा में हुआ है, तलडीहा में हुआ है, और ये खरवार जनजाति से बिलोंग करते हैं। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। ये आप उनका जो उपनाम है ये बिल्कुल याद रखना है कि जो भागीरथ मांझी होंगे भी बाबा के नाम से जाने जाएंगे, जबकि धरती आबा जो वो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। जबरा पहाड़िया तिलका मांझी को कहा जाता है। तो भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो जब हम लोग खरवार आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो प्रमुख नेतृत्व करता है वे भागीरथ मांझी ही थे। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि भागीरथ मांझी का जन्म जो था वो गोड्डा में हुआ है, और ये खरवार जनजाति से बिलोंग करते हैं। भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से जाना जाता है, या फिर उपनाम जो है उनका बाबा है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता भी कौन थे, भागीरथ मांझी थे, और ये आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोंसी गांव का राजा घोषित किया तथा जमींदारों को कर न देने की अपील की। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने 1875 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए तथा 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ फैक्ट है क्या क्या। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म तलडीहा गांव में जो कि गोड्डा में है वहां पे हुआ है। इनका उपनाम क्या हो गया, बाबा हो गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1875 में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नेतृत्व करे, और उस विद्रोह का नाम था आपका खरवार आंदोलन। तो ये आपको ध्यान रखना है, खरवार आंदोलन। इनका जन्म कौन सा परिवार में हुआ, तो ये खरवार परिवार में हुआ, खरवार जनजाति से बिलोंग करते हैं। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, आगे आता है हम लोग का जतरा भगत। तो जतरा भगत उराव परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नवाटोली गांव, कहाँ पे, विशुनपुर गुमला में है। तो यहाँ पे एक उराव परिवार में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जतरा भगत जो है ये उराव परिवार से बिलोंग करते हैं। बुद्धू भगत उराव परिवार से बिलोंग करते हैं। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत तथा माता का नाम लिबरी भगत था। उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत या फिर बुधनी उराव था। तो जतरा भगत की जो पत्नी है उनका नाम बुधनी उराव हो गया, और माता का नाम यहाँ पे लिबरी भगत हो गया। वही पिता का नाम बात करें तो वो कोहरा भगत उनके पिता का नाम हुआ। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, ताना भगत आंदोलन एक सांस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। ये आपको ध्यान रखना है कि ताना भगत आंदोलन जो था वो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। 1916 में जतरा भगत ने इनके 7 साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सजा प्रदान की गई, और तथा जेल में इन पर अमानवीय अत्याचार भी किया गया। 1916 में जतरा भगत की मृत्यु हो गई, और फाइनली देश की आजादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया।
तो इसमें कुछ कुछ फैक्ट है, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, कौन सा परिवार में उनका जन्म हुआ है, और इनका जो आंदोलन था वो आपका गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। फिर आ गया था आपका तेलंगा खड़िया। तो तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को मुर्मू गांव, कहाँ पे, गुमला में, वहां पे हुआ था। और क्या है कि उनके पिता का नाम भुइयां खड़िया, वही माता का नाम पेतो खड़िया था। तो इनके पिता हो गया ढुइया खड़िया और उनके माता का नाम हो गया पेतो खड़िया। व्यक्तित्व तो पूछा जाएगा। जूरी पंचायत, ये देखिए जूरी पंचायत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जूरी पंचायत जो है उनका संबंध खड़िया तेलंगा खड़िया से है। तो तेलंगा खड़िया द्वारा अपने आसपास के गांव में जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण किया गया। तो जूरी पंचायत का संबंध किससे है, तेलंगा खड़िया से हो जाएगा। तेलंगा खड़िया ने 1849 से 50 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 21 मार्च 1852 ईस्वी में कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत की बैठक के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और फाइनली 22 अप्रैल 1880 को जेल से इनके रिहा हुई और 23 अप्रैल 1880 को एक दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनको मार दिया गया। गुमला में उनके शव को दफनाए गए स्थान को तेलंगा तोपो ताण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, गुमला में पैदा हुए थे और गुमला में इनको दफनाया गया। तो तेलंगा खड़िया में मुख्य रूप से क्या हो गया कि इनका जन्म जो था वो मुर्मू गांव जो कि गुमला में है, वहां पे पैदा हुए, गुमला में ही इनको दफनाया गया। इन्होंने एक पंचायत, जूरी पंचायत नामक एक संगठन का निर्माण किया। आपको ये तीनों फैक्ट याद रखना है। फिर आगे चलिए, आ गया था गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह, तो इनका संबंध भूमिज विद्रोह से है। भूमिज विद्रोह, और भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहकर संबोधित किया है। तो गंगा नारायण सिंह जो कि बारहूम क्षेत्र के जमींदार लक्ष्मण नारायण सिंह के पुत्र थे। इनके माता का नाम क्या था, ममता देवी था। इन्होंने 1832-33 में मानभूम में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। जब हम लोग भूमिज विद्रोह पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग गंगा नारायण सिंह के बारे में जानेंगे। और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलिए, देखिए यहाँ पे अंग्रेज बाध्य होकर जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाभ पर एक्साइज ड्यूटी, नमक का कानून, जंगल कानून वापस लेने के लिए विवश हो गए। नारायण सिंह ने पोड़ाहाट तथा सिंहभूम चाईबासा जाकर वहां के कोल जनजातियों को खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह तथा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया। तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए 6 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह पोल जनजातियों के साथ ठाकुर चेतन सिंह के हिंदवार थाने पर हमला किया। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह ने अंग्रेजों एवं हुकूमतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो फाइनली आपका 1833 ईस्वी में गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी को भेज दिया। तो गंगा नारायण सिंह का संबंध भूमि विद्रोह से है। अंग्रेजों ने भूमि विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है। आगे बढ़िए, तो आगे आएगा आपका रघुनाथ महतो। तो रघुनाथ महतो का संबंध हो जाएगा आपका चुआर विद्रोह। रघुनाथ महतो का संबंध चुआर विद्रोह से हो जाएगा। जन्म इनका कब हो गया, 21 मार्च 1738 ईस्वी में, कहां पे, सरायकेला खरसावा में। अब क्या है कि इन्होंने चुआर विद्रोह के प्रथम दौर का नेतृत्व किया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार पद्धति से अभियान चलाया। तो चुआर विद्रोह का संबंध किससे है, तो रघुनाथ महतो से, जिनका जन्म कब हुआ, 21 मार्च 1738 ईस्वी में। कहां पर हुआ है, तो सरायकेला खरसावा में हुआ है। इनके द्वारा 1769 ईस्वी में अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया। ये नारा आपको ध्यान रखना है। चुआर विद्रोह का नारा क्या, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा की गई गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। और पलाश फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी के सबूत का निर्माण किया गया है। तो ये पलाश फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा माटी के सबूत फिल्म का निर्माण किया गया है, जो कि रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित है। तो रघुनाथ महतो का संबंध किससे हो गया, चुआर विद्रोह से हो गया। ठीक है, अब आ गया था आगे रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी क्या है, महेशपुर राज्य की रानी थी। 1781 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। ये आपको ध्यान रखना है कि रानी सर्वेश्वरी का संबंध जो है वो पहाड़िया विद्रोह से है। फिर आगे है, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने इन्हें सहयोग प्रदान किया, यद्यपि उन्होंने इस विद्रोह में सफलता नहीं मिली। रानी सर्वेश्वरी का यह विद्रोह उनकी जमीन को दामिनी को में मिलाए जाने के विरुद्ध था। इनका जो जमीन था, इनका जो हिस्सा था, उसको दामिनी को में मिला दिया गया, जिसके विरुद्ध में इन्होंने विद्रोह किया था। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ दिन भागलपुर जेल में बिताई, जहां 6 मई 1860 को उनकी मृत्यु हो गई। तो रानी सर्वेश्वरी का संबंध किससे हो गया, पहाड़िया विद्रोह से हो गया। उनका नेतृत्व भी किए थे उन्होंने। अब आ गया था हम लोग यहाँ पे चाणक्य महतो। तो चाणक्य महतो कुर्मी समाज के स्वशासन व्यवस्था में परगणित थे। ध्यान दीजिएगा, ये
कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं। सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुए संथाल विद्रोह के साथ इन्होंने अपना विद्रोह जोड़ दिया और विद्रोह के दौरान इन्होंने अपनी माटी आर अपना दाना पेट काटी नाही देवू खजाना नारा भी दिया है। तो ये नारा सब आपको ध्यान देना है, क्या कि अपन माटी और अपन दाना पेट काटी नाही देवू खजाना, ये किसका नारा है? तो ये आपका चाणक्य महतो का नारा है, जो कि ये मुख्य रूप से जो संथाल विद्रोह था उस समय दिया गया था। सोनार चक में आयोजित जनसभा में 2 किलोमीटर दूर बाड़ीरी नामक गांव में एक गद्दार नायब ताप नारायण की खबर पर चाणक्य महतो को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने 15 मई 1856 ईस्वी को गोड्डा में राज कचहरी स्थित कझिया नदी के तट पर फांसी दी गई। तो हम लोग देख रहे क्या कि हमेशा कोई न कोई विद्रोह में कोई एक अपना आदमी ही है जो कि वो धोखा दे रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप ही सभी नेता को पकड़ लिया जा रहा है और फाइनली उनको फांसी दे दिया जा रहा है। जैसे कि हमने देखे तिलका मांझी में जवाहरलाल का भी रोल कुछ ऐसा ही था। तो ये हो गया हम लोग का झारखंड के प्रमुख व्यक्ति जिसमें कि चाणक्य महतो भी हम लोग का खत्म होता। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता हम लोग का झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें कि हम लोग वधु मूल्य को पढ़ेंगे। वधु मूल्य, इसके पिछले क्लास में हम लोग युवागिरी को देखे थे। अब देखिए वधु मूल्य संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति, करमाली, सोरिया पहाड़िया, इसके अलावा माल पहाड़िया भी, माल पहाड़िया, कोरा और माली, इन सभी में जो वधु मूल्य होता है उसको पौन कहा जाता है। सबको ये याद रखना, क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सी जनजाति में वधु मूल्य को पौन के नाम से जाना जाता है। और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति हो जाएगा, करमाली हो जाएगा, माल पहाड़िया हो जाएगा, सोरिया पहाड़ी हो जाएगा, इसके अलावा कोरा हो जाएगा और माली हो जाएगा। फिर आगे देखिए कुरी गोनांग या फिर गोनोंग टका, कुरी गोनांग या फिर गोनोंग टका, ये कौन सा जनजाति में है? मुंडा जनजाति में। पोटे, वधु मूल्य का नाम क्या? पोटे है, कौन सा जनजाति में? सबर या फिर कोल, सबर या फिर कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाएगा। डाली, किसान जनजाति में और परिया परिया जनजाति में। तो डाली और किसान इसको आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि किसान क्या करता है? वो सब डाली को काटता है, तो डाली किसान हो जाएगा और परिया हो जाएगा। हरजी कौन सा जनजाति में? तो बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है। कंवर जनजाति में सुखदाम कहा जाता है। सुख का आप सुख बना लीजिए, सुख से कब रहेगा? जब चारों तरफ से कवर किया रहेगा, तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। पौन या फिर बंदी, पौन या फिर बंदी, तो पौन या फिर बंदी जो वो माल पहाड़िया में वधु मूल्य को कहा जाता है। चेरो जनजाति में दस्तूरी हो जाएगा, बिंझा में क्या हो जाएगा? डाली कटारी हो जाएगा, जबकि आपका डाली जो है वो किसान जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाएगा और डाली कटारी जो है आपका बिंझा होगा। फिर आके खड़िया जनजाति में, खड़िया जनजाति में गिनिंग था, तो गिनिंग में गिनी आ रहा, गिनेंगे कोई भी चीज गिनेंगे तो क्या खड़ा रहा है कि हम लोग गिनेंगे, तो खड़िया में गिनिंग हो जाएगा। फोन या फिर हड़वा, ये क्या हो जाएगा? आपका करमाली में हो जाएगा। फोन या फिर हड़वा आपका करमाली में आ जाएगा। फिर आगे है पोन या फिर गोनोंग या फिर गोनोंग, ये आपका हो जनजाति में। पोन टका का बात करेंगे तो आपका महाली में आ जाएगा। देखिए पोन टका आपका महाली में आ जाएगा, जबकि पोन जो होगा वो आपका संथाल में आएगा, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब में आएगा। डाली टका का बात करेंगे, पोन टका महाली और डाली टका जो होगा आपका बेदिया या फिर असुर में आएगा। तो क्या क्या एक बार फिर से देखिए, पूर्ण किस्म हो गया, संथाल में हो गया, करमाली में हो गया, सोरिया पहाड़िया हो गया, कोरा हो गया और माली हो गया। वहीं मुंडा में क्या है आपका? कुरी गोरंग या फिर गोरंग टका होगा। सबर या फिर कोल में आपका क्या होगा? पोटी हो जाएगा। किसान क्या करेंगे? डाली काटेंगे तो किसान, और परिया में आपका डाली हो जाएगा। बंजारा में हरजी हो जाएगा, कवर में सुखदाम हो जाएगा, माल पहाड़िया में पोन या फिर बंदी, ये दोनों क्या होगा आपका? माल पहाड़ी में आएगा। चेरों में दस्तूरी हो जाएगा। बिंझा, बिंझा में बात करेंगे तो आपका डाली कटारी हो जाएगा। खड़िया में गिनिंग हो जाएगा, जबकि आपका पोन या फिर हड़वा जो होगा आपका करमाली जनजाति में होगा। फिर आ गया हो जनजाति में, तो गोनोंग, गोनोंग या फिर गोनोंग या फिर पोन, ये तीनों किस्म होगा, हो में होगा। महाली में क्या होगा? पोन टका, असुर और बेदिया में क्या आपका डाली टका हो जाएगा। तो ये सब हो गया अलग अलग जनजाति में वधु मूल्य के अलग अलग नाम। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, आपको ये याद रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य। तो यहाँ पे बहुत सारे लोक नृत्य हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला आता है पैका नृत्य। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पैका जो है उसका मतलब होता है पैदल सैनिक, तो यही आपको मतलब याद रखना है। पैका मतलब हो क्या? पैदल सैनिक हो जाएगा। ये क्या एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें क्या है मुख्य रूप से कि पैका सदान आदिवासी युवकों द्वारा कन्या विजय प्राप्त कर लौटने का प्रमुख नृत्य है। जब कन्या विजय होता है तो उस समय लौटते वक्त पैका नृत्य किया जाता है। तो पैका मतलब क्या है? पैदल सैनिक हो गया। और ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अलावा आप लोग इसको एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको कवर करेंगे। फिर आगे आपका दंडधारा नृत्य, तो ये भी क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर आपका आता है मर्दानी झूमर नृत्य। तो मर्दानी है यानी कि क्या होगा? पुरुष प्रधान नृत्य ही होगा। और इसमें क्या होगा आपका? मुख्य रूप से ये कर्मा पर्व की समाप्ति के बाद ईद से लेकर रथ यात्रा तक का ये किया जाता है। फिर आगे देखिए, आगे आएगा आपका जनी झूमर नृत्य, तो ये महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। अग्नई नृत्य, तो नाम सीख ले रहे कि अग्नई मतलब क्या? आंगन, तो आंगन में ये नृत्य किया जाएगा जो कि महिला प्रधान नृत्य होगा। फिर फगवा नृत्य है, तो फगवा नृत्य मतलब क्या? फागुन के समय में होगा। तो फागुन और चैत के संधि काल का यह नृत्य होगा, और फागुन के चढ़ते ही फगवा नृत्य की तैयारी आरंभ हो जाती है।
फिर आगे डमकच नृत्य। तो डमकच नृत्य जो ये क्या है, महिला प्रधान नृत्य है। ये मुख्य रूप से जब बारात के लिए सभी को निकल जाते हैं तो उसके बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य में पुरुषों का आना वर्जित होता है। फिर आगे चलिए, यह है रास नृत्य। तो रास नृत्य कब होता है, ये ध्यान दीजिए। रास नृत्य जो है आपका कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व एवं पश्चात संपन्न होने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है। तो कार्तिक पूर्णिमा के पहले और उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। फिर एक कली नृत्य। तो कली फूल के खिलने की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती है, तो फूल के खिलने पर कौन सा नृत्य, कली नृत्य हो जाएगा। कली नृत्य में नर्तकी भरपूर श्रृंगार की जाती है। यह पुरुष प्रधान नृत्य, नाम से नहीं जाना है, कली से लड़की पे नहीं जाना है, ये क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। किंतु केंद्र में क्या होता है, कली यानी कि नर्तकी ही रहती है, लड़की ही रहती है, लेकिन ये क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नटवा नृत्य भी क्या होगा, पुरुष प्रधान नृत्य होगा आपका, और ये पैका का एक एकल रूप है। घोड़ा नाच शादी विवाह में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये वाला, बाराती में घोड़ा भी आता था पहले। तो घोड़ा नाच क्या होगा, शादी जैसे कि मेला, त्योहार, उत्सव या फिर बारात में स्वागत के समय ये सब किया जाता है। आगे बढ़िए, आगे है लुझरी नृत्य। तो इसमें लुझकते हुए डांस किया जाता है। मैट कोड़न और पैन कटा नृत्य। तो जब कभी भी शादी ब्याह होता है तो उस समय ये दोनों रस्म आपको देखने को मिलेगा। तालाब जाता है, मैट कोड़न, और वहीं पे पैन काटन नृत्य भी किया जाता है। उदासी या फिर पावस। तो उदासी जो हो जाएगा वो आपका मुख्य रूप से गर्मी, उदासी जो है वो मुख्य रूप से गर्मी के समय में, और पावस जो है वो आपका बरसात के समय में किया जाता है। जेठ बैसाख में गर्मी, और पावस जो है आपको सावन यानी कि बरसात में, बरसात के समय में होती है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलिए, सोहराय नृत्य। तो दीपावली के दूसरा दिन, दीपावली के दूसरे दिन अर्थात जब हम लोग गोहाल पूजा करते हैं, पशु पूजा करते हैं, उस समय आपका सोहराय नृत्य किया जाता है, और महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत भी यहाँ पे गाया जाता है। जो बैल होते हैं उनको चुमाया जाता है, उसमें चुमावड़ी गीत भी गाया जाता है। गाँव में ये सब अभी भी होता है। अब आ गया था माठा नृत्य। तो सोहराय के समय का ये पुरुष प्रधान नृत्य है। माठा नृत्य का प्रचलन आदिवासी एवं प्रधानों दोनों में होता है। फिर ठड़िया नृत्य देखिए, ठड़िया नृत्य। तो ये भी क्या है, ये इसमें महिला और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें खड़ी मतलब कि सीधे खड़े होकर इसमें डांस किया जाता है। ठड़िया मतलब क्या होता है, खड़ा। फिर है मंडा या फिर भक्तिया नृत्य। तो जो हम लोग का गर्मी के समय में भोक्ता मेला हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वही है। तो इसमें भगवान शिव का पूजा किया जाता है, महादेव पूजा का नृत्य है। इसमें बहुत ही एक लंबा सा खड़ा होता है डंडा जैसा, उसमें पुरुषों को लटकाया जाता है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि जो आग होता है उसमें भी चलने का प्रावधान है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रस्म भी देखने को यहाँ पे मिलता है। तो महादेव पूजा का नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें महिलाएं सोकटाइन के रूप में रहती है। फिर झूमर नृत्य आ गया, झूमर। तो झारखंड के सदान के द्वारा झूमर किया जाता है, जो कि एक प्रमुख नृत्य है। भीमबेटका शैलाश्रय में सामूहिक नृत्य की 9000 वर्ष पुरानी प्राप्त चित्र झूमर लोक नृत्य के समान है, और इसमें मादर का यूज भी किया जाता है, वाद्यंत्र मादर के समान है। इसमें क्या है, प्रमुख प्रकार में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये सभी नृत्य था। तो आपको एक से दो बार आप इसको पढ़िएगा खुद से, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ध्यान रखिएगा, और सारा यहाँ पे क्लियर होगा, ज्यादा लोड नहीं लेना। नृत्य को लेकर बहुत सारा नृत्य है, जो इंपॉर्टेंट नृत्य है, जो फैक्ट है उसी को आप पढ़िएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आगे साहित्य और साहित्यकार। इसमें हम लोग खड़िया साहित्य के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसमें आता है शिष्ट साहित्य में। देखिए, खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ कब हुआ, 1866 ईस्वी में हुआ, क्योंकि इसी काल में खड़िया विषय वस्तु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम कार्य 1894 ईस्वी में गगन चंद्र बनर्जी ने किया। 1894 ईस्वी में गगन चंद्र द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज में खड़िया भाषा का व्याकरणिक विशेषताओं के साथ साथ खड़िया जाति के रीति रिवाज का उल्लेख किया गया है। तो गगन चंद्र बनर्जी, इन्होंने इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज इन्होंने लिखा, गगन चंद्र बनर्जी। आपको ये दोनों नाम याद रखना है। गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज लिखा गया। अब आगे है फ्लोर चेसन्स एवं डुवर्ट द्वारा लिखित पुस्तक खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। एस.सी. राय ने खड़िया लोकगीतों, लोककथाओं तथा मंत्रों को द खड़ियाज नामक पुस्तक में संकलित किया है। तो एस.सी. राय इनके द्वारा द खड़ियाज नामक पुस्तक लिखा गया। वहीं पे इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज जो है वो आपका गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा लिखा गया। W.C. आर्चर, जिन्होंने हो दुरण किताब भी लिखी है। हो दुरण किताब में बहुत सारा हो जनजाति से संबंधित लोकगीत भी संकलित किया गया है। तो वहीं पे W.C. आर्चर द्वारा खड़िया लोकगीतों को खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। तो खड़िया ओलोंग हो गया, हो दुरंड हो गया, ये सभी W.C. आर्चर के द्वारा लिखा गया है। तारदी एवं जोहार नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन खड़िया भाषा में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तारदी और जोहार, तो कोई भी जोहार करता है खड़ा होकर करता है, तो खड़ा से खड़िया याद आ जाएगा, और जोहार से आपका जोहार नामक पत्रिका हो जाएगा। तो ये खड़िया भाषा में लिखा गया, तारदी और जोहार। खड़िया लेखकों में प्यारे केरकेट्टा,
सरोज केरकेट्टा, रोज केरकेट्टा, ये सभी प्रमुख आएंगे। तो क्या क्या आगे देखिए, आपको ध्यान क्या क्या रखना। सबसे पहला चीज, गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया प्रकाशित किया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा एस सी राय ने द खड़िया नामक पुस्तक लिखी है। W.C. ऑर्चर के द्वारा खड़िया लोकगीतों को खड़िया ओलंग नामक पुस्तक में जगह दिया गया है। वहीं तारदी और जोहार नामक पत्रिका जो है वो खड़िया भाषा में ही प्रकाशित किया गया है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। और कुछ कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है। रोज करकटा ने प्रेमचंद की 10 कहानियों को खड़िया में अनुवाद किया है। रोज करकटा, इनका संबंध खड़िया जनजाति से। प्रेमचंद की 10 कहानी को खड़िया में अनुवाद किया है। तो आपको ये सभी फैक्ट याद होने चाहिए। तो ये सभी आप बाकी पढ़ लीजिए। अब आता है प्रमुख शिक्षण संस्थान झारखंड में, जैसे कि विश्वविद्यालय। तो क्या कौन सा विश्वविद्यालय पढ़ने लोगों को? बीआईटी मिश्रा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है? रांची में, जिसको लोग बीआईटी मिश्रा के नाम से जानते हैं। कब हुआ है? 1955। ये ईस्वी भी आपको याद रखना। 1955 ईस्वी में बीआईटी मिश्रा का स्थापना हुआ है। संस्थापक कौन थे? तो स्वर्गवासी बीएम बिरला थे। अब क्या कि ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसको 1986 में मान्यता प्राप्त हुआ है। 1986 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त हुआ है। स्थापना कब हो गया? 1955 में हो गया। कहाँ पे है ये आपका? रांची में। बीआईटी मिश्रा रांची में, जबकि बीआईटी सिंधरी आपका धनबाद में पड़ता है। मान्यता कब मिला? 1986 में मिला है। इसका एरिया देखिए, एरिया की बात करिएगा तो ये आपका जाएगा 780 एकड़। 780 एकड़ में ये आपका फैला हुआ है। भारत का पहला संस्थान है जिसने स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट वर्ष 1964 में स्थापित किया है बीआईटी में। तो अब का बीआईटी जो बीआईटी मिश्रा है, इसका स्थापना हो गया 1955 में हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि ये आपका एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका मान्यता जो है वो आपको 1986 में मिल गया। और इसका जो कैंपस है वो पूरा आपका 780 एकड़ में फैला हुआ है। पहला कॉलेज था ये आपका इंडिया का, जहाँ पे स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था। ये सभी आपको याद करनी है। अब आगे देखिए, यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आता है, जो कि कहाँ के? रांची में है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ के? रांची में, जबकि बीआईटी मिश्रा जो है आपका रांची में आता है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 26 जून 1981 को स्थापित किया गया है। बीआईटी मिश्रा कब हो गया? 1955 में। और आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981 में। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। तो 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। झारखंड के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र, विशेष करके छोटा नागपुर में कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक रूप से विकसित करना इसका उद्देश्य था। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशु चिकित्सा, डेयरी, मत्स्य, जैव प्रौद्योगिकी आदि का विकास करना था। और ये झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी था। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे? कहाँ के? रांची में ही है। ये विश्वविद्यालय जहाँ पे वही, ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख संकाय कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी, दूध तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी तथा जैव प्रौद्योगिकी है। ये आपको ध्यान रखना। क्या क्या हो गया? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में प्रमुख संख्या कृषि हो गया, पशु चिकित्सा हो गया, वानिकी हो गया, दुग्ध तकनीक हो गया, मत्स्य हो गया, विज्ञान हो गया, बागवानी हो गया और जैव प्रौद्योगिकी हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ये सभी आपका प्रमुख विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो हो गया। अब आगे हम लोग कहता है खेलकूद में तीरंदाज। तो तीरंदाज में सबसे पहला नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी तीरंदाज में आपको याद होना ही चाहिए। जन्म कहाँ पर हुआ है? रांची में हुआ है, राष्ट्रीय चट्टी में। अब क्या है कि देखिए, इनको 2016 में दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एटलीस्ट आपको ये वाला फैक्ट याद होना चाहिए। कब? 2016 में पद्मश्री। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड 2012 में, कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में इनको 2010 में स्वर्ण पदक भी मिला है। तो दीपिका कुमारी का संबंध किसी का? तीरंदाजी से हो गया। 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला है। पहला कहाँ हो गया? रांची में। पूर्णिमा महतो, इनका संबंध कहाँ से है? जमशेदपुर से है। इनका संबंध जमशेदपुर से है। और क्या है इसमें देखिए, 2013 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। 2024 में पद्मश्री मिला है। और 2012 में रामदयाल मुंडा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो आपका जो दीपिका कुमारी है उनको 2016 में पद्मश्री मिला है। वहीं पे आपका जो पूर्णिमा महतो है उनको 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना। फिर कोमालिका बारी का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से संबंध है। कहाँ पे ये जन्म ली है? तो ये जमशेदपुर में जन्म ली है। झानू हांसदा, इनका संबंध भी क्या है? तीरंदाजी से। सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। फिर निशा रानी दत्त, तो ये रांची में पैदा हुई है और भारत की प्रमुख तीरंदाजी है। लक्ष्मी रानी मांझी, ये आपका घाटशिला पश्चिम सिंह में पैदा हुई है और वर्तमान में ये क्या है? भारतीय रेलवे में कार्यरत है। वर्ष 2015 में कोपेनहेगन में भारत के लिए रजत पदक जीता है। तो क्या क्या हो गया देखिए, दीपिका कुमारी होगी,
सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे दीपिका कुमारी, फिर आपका पूर्णिमा महतो, उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे कोमालिका बारी, फिर झानू हांसदा, निशा रानी दत्त और लक्ष्मी रानी मांझी। ये सभी आपके प्रमुख प्रमुख खिलाड़ी हो गए जो कि तीरंदाजी में कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे रिमी बिरुली हो जाएगा, राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी, अंकिता भगत, संजीव कुमार सिंह, मंगल सिंह और शिरीन स्नेह। तो आपको एटलीस्ट ये सब जो नाम है, लक्ष्मी रानी मांझी, निशा रानी दत्त, झानू हांसदा, कोमालिका बारी और इसके अलावा आपका पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी, ये सभी नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहां पे मैच दम पूछ देता है कि कौन सा खेल से संबंधित है। अब आगे आता है हम लोग का सेंटी एक्ट। तो जैसे कि पिछला टेस्ट में हम लोग सेंटी के अध्याय 2 को कंप्लीट किए हैं और अध्याय 2 में आपका धारा शुरू हुआ था 4 से लेके शुरू हुआ था और 8 तक गया था। उसी प्रकार से आज हम लोग अध्याय 3 को शुरू करेंगे और ये आपका शुरू होगा 9 से शुरू होगा और ये 15 तक जाएगा। तो अध्याय 3 इसमें क्या भूधारक के बारे में दिया है। अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग के बारे में दिया था, जहां पे हम लोग काश्तकार के वर्ग को देखे थे, रैयत के प्रकार को समझे थे। तो यहाँ पे भूधारक दिया धारा 9 से लेकर 15 तक। धारा 9 में क्या है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए दायी ना होना। तो धारा 9 धारा 9 मतलब कि लगान में वृद्धि नहीं होगा। कब नहीं होगा, देखिए अगर भूधारक अपनी भूमि की नियत लगान पर धारण करता हो और जो अस्थायी बंदोबस्त 1793 के समय से परिवर्तित ना किया गया हो, ऐसे लगान में किसी वृद्धि का दायी नहीं होगा। यानी कि सिंपल सा धारा 9 में बताया गया क्या कि लगान में वृद्धि नहीं होगा। इसमें कुछ चेंजिंग किया गया था और ये आपका 1920 में चेंज किया गया है और इसके माध्यम से धारा 9 का क को ऐड किया गया है। तो धारा 9 का क में क्या है कि भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान की वृद्धि के बारे में बताया गया। तो जो भूधारक होंगे, जो ग्राम मुखिया होंगे, उनके लगान में वृद्धि किया जा सकता है, लेकिन कौन वृद्धि करेगा तो ये केवल अधिकार जी उपायुक्त के पास या फिर राजस्व अधिकारी के पास ही है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम मुखिया है या फिर जो भूधारक है उनके लगान में वृद्धि किया जा सकता है और यह वृद्धि सिर्फ और सिर्फ जो उपायुक्त होंगे या फिर जो आपके राजस्व अधिकारी होंगे उन्हीं के आदेश पर वृद्धि किया जा सकता है। फिर धारा 10 आता है। देखिए धारा 10 में क्या है, कतिपय भूमिहारों का लगान वृद्धि के लिए दायी ना होना। धारा 9 में क्या है, जो भूधारक होंगे उनके लगान में वृद्धि नहीं होना है। ये धारा 9 में भूधारक के बारे में। धारा 10 में भूमिहार के लगान में वृद्धि नहीं होगा, ऐसा बताया गया। भूमिहार मतलब कि वैसे उराव जो कि बाहर से झारखंड में आए, यहाँ की जमीन को रहने लायक खेती के लायक बनाए, तो वे भूमिहार कहलाएंगे। तो धारा 10 में भूमिहार के बारे में बताया गया है और धारा 9 में भूधारक के बारे में बताया गया है। तो वैसा कोई भी भूमिहार जिसका जमीन या नाम 1869 के छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम टेन्योर्स एक्ट में दर्ज है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी लगान में वृद्धि नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि धारा 10 में भूमिहार के लगान में वृद्धि नहीं होगा, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और किस बेसिस पे कि अगर उनका नाम जो है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में अगर दर्ज है तो ही उनके लगान में वृद्धि नहीं होगा। धारा 12 में क्या है, तो भूधृति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुसार करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर। इसमें क्या है, मान लीजिए कि धारा 12 में एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति द्वारा अपने जमीन का अंतरित बी व्यक्ति को किया गया है, लेकिन बाद में ए जो है वो रजिस्ट्री कराने के लिए आनाकानी कर रहा है या फिर मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बी जो होगा वो उपायुक्त के पास कंप्लेन करेंगे और इसके पास कोई एक उपयुक्त कारण नहीं है कि वो रजिस्ट्री नहीं करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो उपायुक्त होंगे वे ए को रजिस्ट्रेशन करने के लिए दबाव डालेंगे। तो वही धारा 12 में दिया गया है। तो देखिए धारा 12, अगर भूस्वामी पंजीकरण करने से मना करता है तो डीसी के पास आवेदन देना होगा। कोई सटीक कारण अगर भूस्वामी के पास नहीं होगा तो डीसी पंजीकरण करने का आदेश देगा। तो देखिए हम लोग का अध्याय 3 में क्या क्या आ गया। अध्याय 3 में सबसे पहला चीज क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला चीज कि अध्याय 3 में किसके बारे में दिया गया, तो अध्याय 3 में भूधारक के बारे में दिया गया। अध्याय 3 कौन सा धारा से शुरू होता है, तो जैसे कि अध्याय 2 जो था वो आपका अध्याय 2 जो था 2 का स्क्वायर 4 से शुरू होगा और ये खत्म होगा आपका 8 पे खत्म होगा। अध्याय 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 से शुरू होगा, खत्म होगा कहाँ पे 15 पे खत्म होगा। अध्याय 4 जो है वो आपका 4 का स्क्वायर 16 से शुरू होगा, वो खत्म होगा आपका आगे जाके। तो अध्याय 3 जो होगा वो भूधारक के बारे में बताया गया। धारा कहाँ पे 9 से लेके 15 तक है। अध्याय 3 के जो धारा 9 है, तो धारा 9 में बताया गया भूधारक के बारे में कि भूधारक के लगान में वृद्धि नहीं होगा। अध्याय 3 के धारा 9 के क में क्या प्रावधान है कि भूधारक या फिर ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि किया जा सकता है, लेकिन यह डिसीजन उपायुक्त या फिर जो राजस्व अधिकारी होंगे वही ले सकते हैं। धारा 10 में क्या है, जो भूमिहार है उनके लगान में वृद्धि नहीं हो सकता यदि उनका नाम जो होगा वो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1896 में दर्ज है। तो फिर धारा 12 में क्या है कि अगर भूस्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति जो है वो डीसी को आवेदन देंगे और ऐसी स्थिति में अगर भूस्वामी के पास कोई उचित कारण नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं करने का, तो फिर डीसी उनको रजिस्ट्रीकरण करने के लिए दबाव डालेंगे या फिर उनसे कहेंगे। तो ये हो गया हम लोग का अध्याय 3 में जो भी पढ़ना था। अब शुरू होता है हम लोग का झारखंड की अफवाह प्रणाली। तो आप ये सब चीज खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा या फिर इससे रिलेटेड वीडियो भी है यूट्यूब पे सिविलियंस के चैनल में, आप उसको देख लीजिएगा। हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए
गंगावर्ती नदियां अर्थात वे नदियां जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या फिर उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। तो ये सभी नदी जो कि गंगा नदी पे जाके मिलती है उसी को हम लोग गंगावर्ती नदी के नाम से जानेंगे। क्या क्या है? सोन नदी है, उत्तरी कोयल, फल्गु, पुनपुन, सकरी और आपको यहाँ पे पंचानन आ जाएगा। तो ये सभी वैसी नदी है जो कि फाइनली जाके लास्ट में आपका गंगा नदी पे मिल जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी नदी है जो कि झारखंड में दक्षिण भाग से निकलकर पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें आपका मुख्य रूप से दामोदर, बराकर, स्वर्ण रेखा, शंख, दक्षिणी कोयल, अजय, मयूराक्षी, गुमानी, बासलोई, ब्राह्मणी, ये सभी नदी आ जाएंगे। दो प्रकार की आपको नदी देखने को मिलेगा। एक तो वेसी नदी जो कि गंगा नदी में जाके मिलती है और दूसरा वेसी नदी जो कि आपका दक्षिण की ओर या फिर पूर्व की ओर बहती है और गंगा नदी में नहीं जाती है। खास करके जो स्वर्णरेखा नदी है ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो भी नदी है वो किसी अन्य नदी से मिलती है और उसके बाद जाके वो आपका समुद्र में मिलती है। तो झारखंड की नदी की विशेषताएं क्या क्या होगी उसको देखिए आप। देखिए, झारखंड की नदियां जल के लिए मानसून पर निर्भर है। झारखंड की एकमात्र नदी है सोन नदी, जो कि ऐसी नदी है जिसमें कि 12 महीना आपको जल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा झारखंड में जो भी नदी है वो मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है और यही वजह है कि जब मानसून आती है तो झारखंड की नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है और नदी के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ की नदियां वर्षा ऋतु में ज्यादा अशांत एवं उग्र हो जाती है क्योंकि इनका मार्ग परिवर्तन होते रहता है। यहाँ की अधिकांश नदियां वर्षा ऋतु को छोड़कर शुष्क रहती है और यहाँ की अधिकांश नदियों का जल निकास जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ की नदियां कठोर चट्टानी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने के कारण नाव चलाने के लिए उपयोग नहीं है। एकमात्र अपवाद है क्या? मयूराक्षी नदी, जहाँ पे झारखंड में नौका चल सकता है, नौका गम्य नदी है क्या आपका मयूराक्षी नदी। तो आपको यहाँ पे दो फैक्ट याद रखना है क्या? एकमात्र ऐसी नदी जो कि बरसात पर निर्भर नहीं है वो है सोन नदी। दूसरा नदी ऐसा जहाँ पर नौका चल सकता है वो क्या आपका मयूराक्षी नदी हो जाएगा। अब हम लोग नदी पे आते हैं। झारखंड की पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदी, इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या क्या याद रखना वो देखिए। पहला चीज कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो लातेहार टोरी में होता है। टोरी लातेहार में होता है या फिर आपका छोटा नागपुर पठार भी ऑप्शन में रह सकता है। जो भी ऑप्शन रहेगा, या फिर छोटा नागपुर पठार या फिर लातेहार टोरी, तो वो दोनों आपका सही होगा। तो दामोदर नदी का उद्गम क्या हो गया? लातेहार टोरी हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। विशेषता क्या है इस नदी का? ये झारखंड का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे प्रदूषित नदी। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? तो इसका लंबाई हो जाएगा 592 किलोमीटर टोटल। लेकिन वही अगर एनसीईआरटी के डाटा की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अनुसार इसका 541 किलोमीटर हो जाएगा। वही अगर झारखंड में इसका बात करेंगे, झारखंड में इसका लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये आपका 290 किलोमीटर। दामोदर का लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर होगा। तो ये सभी डाटा आपको याद रखना है कि दामोदर नदी का टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 592 हो जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 541 किलोमीटर होगा। जो ऑप्शन में दोनों रहेगा वही आपको टिक मारना है। और आपका झारखंड में कितना लंबाई हो जाएगा? तो ये आपका 290 किलोमीटर हो जाएगा झारखंड में इसका लंबाई। और एक फैक्ट आपको याद रखना है क्या? अपवा क्षेत्र है इसका। अपवा क्षेत्र कितना? तो 12,800 वर्ग किलोमीटर। अपवा क्षेत्र क्या होगा इसका? 12,800 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सहायक नदी में क्या क्या? बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा या फिर इसको भेरवी नदी के नाम से जानते हैं, कतरी नदी और बोकारो नदी, ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। उपनाम क्या होगा? दामोदर को देव नदी कहा जाता है, बंगाल का शौक कहा जाता है, क्योंकि एक समय था जब दामोदर नदी की वजह से बंगाल में बाढ़ आता था। झारखंड की राइन नदी, ये याद रखना, झारखंड की राइन नदी कौन सा नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही कहा जाता है। इसमें एक विशेषता और क्या है कि जो दामोदर नदी है वो रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करता है। दामोदर नदी जो है रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करता है। दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण भी करता है। तो ये सब में क्या आ गया आपका कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे होगा? लातेहार टोरी में होगा या फिर छोटानागपुर के पठार में होगा। दामोदर नदी का टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 592 किलोमीटर या फिर एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 541 किलोमीटर होगा। झारखंड में बात करेंगे तो झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर हो जाएगा। दामोदर नदी का अफवा क्षेत्र कितना? 12,800 वर्ग किलोमीटर होगा। इसके अलावा आपका सहायक नदी में बराकर आएगा, कोनार आएगा, जमुनिया आ जाएगा, भेड़ा या फिर भेरवी, कतरी और फिर बोकारो नदी आएगी। संबंधित क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पे ये बहता है। तो ये हजारीबाग हो जाएगा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा, ये सभी जिले से मुख्य रूप से आपका दामोदर नदी बहेगा। आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है। दामोदर नदी प्रमुख नदी हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। अब यहाँ पे देखिए दामोदर नदी का अर्थ होता है क्या? पेट के चारों ओर रस्सी। पेट के चारों ओर रस्सी क्या हो गया? दामोदर नदी का मतलब हो गया। इसी नदी पर पंचेत अय्यर बांध भी बने हुए हैं। इस नदी में धनबाद के पास जमुनिया नदी आकर मिलती है, त्रिकुंडा के पास बराकर नदी आकर मिलती है और ये पारसनाथ क्षेत्र के आसपास से कजरी नदी आकर मिलती है। तो ये तीन चीज क्या कि दामोदर नदी में धनबाद में जमुनिया आकर मिलती है,
चिरकुंडा के पास आपका बराकर आके मिलेगा। इसके अलावा आपका पारसनाथ क्षेत्र में कतरी नदी जाकर मिल जाएगी। झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी हो जाएगी? दामोदर नदी ही होगी। और सबसे ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से इस नदी में जो रहने वाले जलीय जीव है वे भी मर रहे हैं, और यही परिणाम है कि इसको जैविक रेगिस्तान की संज्ञा भी दिया जा रहा है। प्रदूषण के के कारण जलीय जीवन के समाप्ति का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण इस नदी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा दी गई है। तो झारखंड की राइन नदी हो गया, या फिर जैविक मरुस्थल हो गया, इसके अलावा सबसे बड़ा नदी या फिर सबसे लंबा नदी, सबसे प्रदूषित नदी, सब कौन सा हो जाएगा? वो सभी आपका दामोदर नदी ही होगा, या फिर देवनद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हो गया आपका एक महत्वपूर्ण नदी। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आता है हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी, जो कि कहाँ से? नगरी प्रखंड से निकलता है, या फिर नगरी प्रखंड के रानी चुवा से निकलता है। ये भी कहाँ पर? छोटानागपुर पठार में ही आता है। स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका मुहाना क्या कहाँ पे है? तो वो आपका बंगाल की खाड़ी में है। वो सीधे आपका बंगाल की खाड़ी में मिलता है। ये नदी सीधे आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये किसी अन्य नदी के सहायक नदी बनती नहीं है। इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल इसका लंबाई कितना? 470 किलोमीटर है। जबकि ब्राह्मणी नदी की बात करेंगे तो ब्राह्मणी नदी का लंबाई 480 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 470 किलोमीटर हो गया। अब फर्स्ट क्षेत्र से याद रखना 11,86,8 वर्ग किलोमीटर। दामोदर का कितना था? 12,800 वर्ग किलोमीटर। जबकि आपका स्वर्ण रेखा का लंबाई कितना हो जाएगा? 11,886 वर्ग किलोमीटर। सहायक नदी पे आपको ध्यान रखना है काची, हरकई, जुमारू, राड़ू, संजय, रोरो, ककरी और गरु, जिसमें से आपका यहाँ पे जो चलिए आगे देखेंगे उसको। तो यहाँ पे सहायक नदी आपका ये सब हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बहता है? ये रांची से निकलती है, जमशेदपुर जाता है और सिंहभूम क्षेत्र से बहते हुए फाइनली आपका बंगाल की खाड़ी में चल जाएगा। उपनाम क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा का उपनाम सुवर्ण रेखा होगा। स्वर्ण रेखा का उपनाम सुवर्ण रेखा हो जाएगा। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे सोना का अंश पाया जाता होगा, तो इस नदी के रेत में सोना का अंश भी पाया जाता है। ये पश्चिम में दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती है, झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली है झारखंड की एकमात्र नदी है। फिर आगे देखिए, यह रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। रांची में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करता है, जिसका ऊंचाई कितना है? 98 मीटर। हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करता है जिसका लंबाई 98 मीटर हो जाएगा। इसकी सहायक नदी राड़ू नदी है, जहां पर जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा जलप्रपात या फिर गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर आगे कांची नदी पर क्या? दसम जलप्रपात। कांची नदी पर दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात कौन सा नदी में है? स्वर्ण रेखा नदी में है। जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात आपका राड़ू नदी पर हो जाएगा। इसके अलावा आपका कांची नदी पर दसम जलप्रपात हो जाएगा। राड़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला व टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। तो हो गया हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहला चीज कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? आपका नगरी में होता है, रांची नगरी से होता है, रानी चुवा के पास से होता है। मुहाना क्या हो जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 470 किलोमीटर हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी में ही क्या आपका हुंड्रू जलप्रपात है, जिसका ऊंचाई 98 मीटर है। इसके अलावा आपका राड़ू नदी पर जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात है, और कांची नदी पर आपका यहाँ पे कांची नदी पर दसम जलप्रपात आ जाएगा। अब आगे चलिए, आगे आएगा हम लोग का बराकर नदी। तो बराकर नदी का उद्गम, आपको उद्गम पूछेगा तो बराकर नदी का उद्गम कहाँ पे है? पद्मा हजारीबाग। हजारीबाग के पठार में पद्मा से क्या निकलता है? आपका बराकर नदी निकलती है। लंबाई कितना जाएगा आपका? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा का लंबाई 470 किलोमीटर। दामोदर का लंबाई टोटल 592 या फिर 541। झारखंड में बोलेंगे तो 290 किलोमीटर। तो बराकर का लंबाई हो गया 225 किलोमीटर हो गया। सहायक नदी क्या हो जाएगा आपका? उसरी और बरसोती। उसरी और बरसोती क्या हो जाएगा? दामोदर बराकर का सहायक नदी। इसके अलावा इसकी उप नदियां केसो, अक्टो, गुरियो और गुखाना, ये सभी क्या हो जाएगा? आपका बराकर का उप नदी हो जाएगा। ध्यान रखना कहाँ कहाँ से बहती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से बहेगी। उपनाम क्या होगा? रिजुपालिका। जैसे कि स्वर्ण रेखा का उपनाम सुवर्ण रेखा। दामोदर का उपनाम हो जाएगा आपका, दामोदर का उपनाम जो था वो देवनाथ था, और उसी प्रकार से बराकर का उपनाम जो होगा आपका रिजुपालिका हो जाएगा। विशेषता क्या है? तो इस नदी का रिजुपालिका नदी जो है या फिर बराकर नदी जो है, इसका उल्लेख बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो साहित्य है उन सभी में मिलता है। और इसी के तट पर गिरिडीह में क्या है? एक जैन मंदिर और मैथन डैम के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है, जो कि काफी प्रसिद्ध भी है। तिलैया और मैथन डैम, तिलैया जो कि कोडरमा में आ जाता है, मैथन डैम का धनबाद में आता है। तो ये दोनों कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोनों आपका बराकर नदी पर ही अवस्थित है। तो बराकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग से हो गया, जिसका लंबाई 225 किलोमीटर हो गया। इसके अलावा ये क्या हो गया? आपका हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद से बहती है।
बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में इसका उल्लेख है, उपनाम क्या हो जाएगा आपका, ऋतुपालिका हो जाएगा। अब आगे चले तो आगे हम लोग को मिलेगा दक्षिणी कोयल, जिसका लंबाई आ जाएगा 285 किलोमीटर। बराकर हो गया 225 किलोमीटर और आपका दक्षिणी कोयल आ गया आपका 285 किलोमीटर। ठीक है, तो दक्षिणी कोयल कहां से निकलेगा, वही नगरी राज्य से निकलेगा। कहां पे मिलेगी, तो आगे जाकर दक्षिणी कोयल आगे बढ़ते हुए आपका ब्राह्मणी नदी पर मिल जाएगा राउरकेला में। कुल लंबाई 225 किलोमीटर हो जाएगा। सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो नदी जो होगी वो आपकी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी हो जाएगी। मयूराक्षी नदी आता है, तो मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहां पर नौका चल सकता है, अर्थात नौका गम्य नदी है, जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। मयूराक्षी नदी का उद्गम जो है वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर होगा। मिलेगी कहां पे, तो हुगली में जाकर मिल जाएगी। लंबाई की बात करें 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का जो आपका मयूराक्षी नदी का लंबाई। सहायक नदी में धवाई, पिपरा, भामरी, पुसरी, दमना, द्वारका और बागेश्वर, ये सब इसका सहायक नदी हो जाएगा। संबंधित क्षेत्र में दुमका, साहिबगंज, ये सब आएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो मयूराक्षी नदी है इसका उपनाम का अगर बात करें तो इसका उपनाम मोर नदी। तो सभी नदी का यहाँ पे आपका उपनाम देखने को मिलेगा। उपनाम मोर नदी या फिर मोतीहारी, ये दोनों क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी का उपनाम हो जाएगा। हिजला मेला, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिजला मेला का आयोजन कौन सा नदी के तट पर होता है, तो ये आपका मयूराक्षी नदी के तट पर होता है। कहाँ पे होता है, तो ये हिजला मेला जो आपका दुमका में लगता है। हिजला मेला का आयोजन दुमका में होता है, मयूराक्षी नदी के किनारे होता है। एकमात्र ऐसी नदी है जो कि नौकागम्य नदी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय क्या था, कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है, मसानजोर नामक बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा नदी पे, मयूराक्षी नदी पे, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से किया गया था। इसके अलावे झारखंड का सबसे लंबा पुल जो है, सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो विश्वम गुरु शिबू सोरेन सेतु जिसका नाम है, ये भी बनाया गया है। ये आपको याद रखना है कि झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो आपका मयूराक्षी नदी पर है, जिसका लंबाई कितना, 2.3 किलोमीटर है। ये सभी हो गया आपका मयूराक्षी नदी, लंबाई आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आपका आता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ पे है, दुधवा पहाड़ी दुमका। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से क्या है, मयूराक्षी नदी, और दुधवा पहाड़ी दुमका से क्या है, ब्राह्मणी नदी है। मुहाना क्या हो जाएगा, हुगली हो जाएगा। लंबाई कितना है, 480 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी क्या है, गुमरो और एरो। तो ब्राह्मण लोग का बहुत पहले गुमान होता है, हमेशा ये लोग दूध का सामान खाते होंगे ऐसा समझ लिए, तो ब्राह्मणी दुधवा नदी, दुधवा पहाड़ी हो जाएगा, और गुमरो और एरो हो जाएगा। संबंधित क्षेत्र क्या होगा, दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा हो जाएगा। फिर आता है शंख नदी, जो कि गुमला चैनपुर से निकलता है। शंख नदी गुमला चैनपुर से हो जाएगा। मुहाना ये आगे जाके दक्षिण कोयल में मिल जाती है। लंबाई कितना होगा, 240 किलोमीटर हो जाएगा। गुमला और सिमडेगा से बहेगा। विशेषता क्या है, तो उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय और गहरी खाई का निर्माण करती है। गुमला जिले में यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि शंख नदी पर ही आपका सदनी घाघ जलप्रपात देखने को मिलेगा। झारखंड की नदी की विशेषता ही ये है क्या, कि इन सभी नदियों में बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स नजर आ जाएंगी, बाकी जगहों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन झारखंड की यह विशेषता है। उद्गम के बाद नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बरवे के मैदान भाग में बहती है और झारखंड से निकलकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है तथा पुनः झारखंड में सिमडेगा जिले में प्रवेश करती है। अर्थात एक बार झारखंड से निकलती है और निकलने के बाद फिर से वह झारखंड में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएगा आपका शंख नदी की विशेषता हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार शंख व ईव नदी में हीरा पाया जाता था, जिसके कारण छोटा नागपुर को हीरा नागपुर भी कहा गया है। फिर आ गया था अजय नदी, तो अजय नदी का उद्गम जमुई बिहार में है। मुहाना का जाएगा आपका भागीरथी हो जाएगा, लंबाई 288 किलोमीटर हो जाएगा। सहायक नदी का जाएगा आपका पथरौर जयंती हो जाएगा, पथरौर जयंती हो जाएगा। विशेषता क्या है, तो अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर आएगा गुमानी नदी, तो उद्गम कहाँ पे है, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी पे। तो राजा लोग का बहुत गुमान होगा, तो गुमानी नदी जो होगा वो आपका राजमहल की पहाड़ी से निकलेगा, गंगा नदी में जाकर मिल जाएगा। सहायक नदी कहाँ जाएगा, मरेल हो जाएगा। फिर है बांसलोई, तो बांसलोई गोड्डा बांस पहाड़ से निकलेगा। मुहाना हुगली नदी पे होगा। तजना नदी आपको ध्यान रखना, तजना का उद्गम बुंडू तमाड़ से होता है। प्रसिद्ध किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपका असुर सभ्यता का कुछ साक्ष्य मिला है, तो ये ध्यान रखना, असुर सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिला है। और मुहाना क्या जाएगा आपका कारो नदी हो जाएगा, कहाँ से निकलता है, बुंडू तमाड़ से निकलता है। फिर आता है कांची नदी, तो कांची नदी जो है आपका तमाड़ से निकलेगा। मुहाना स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। संबंधित क्षेत्र रांची और खूंटी हो जाएगा। फिर रोरो नदी चाईबासा से, चाईबासा इसी के किनारे है, तो रोरो नदी चाईबासा से निकलती है। मुहाना कारो नदी हो जाएगा, और ये 58 मीटर है। रोरो नदी की लंबाई 58 किलोमीटर। विशेषता क्या है, तो इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। तो ये सभी ऐसी नदी हो गई जो कि आपका गंगा नदी पर जाके मिलती है।
तो आप एक से दो बार पढ़िएगा इसकी लंबाई को, इसके उद्गम स्थान को, इसकी सहायक नदी को, इसके साथ ही साथ इसके जो उपनाम है, खास करके उपनाम जो उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आगे आगे आता है हम लोग का झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। अब आता है हम लोग का उत्तरवर्ती नदी, जिसमें कि सबसे पहले आता है सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। तो ये आपको याद रखना, मध्य प्रदेश की मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। टोटल लंबाई कितना जाएगा? 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 12 मास इसमें पानी देखने को मिलेगा। इसका अफवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपका 90-30 किलोमीटर स्क्वायर जो होगा, ये इसका अफवाह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये नदी कहाँ पे मिलेगी? जाके गंगा नदी में मिल जाएगी। सहायक नदी में आपका उत्तरी कोयल आ जाएगा, समुद्री क्षेत्र पलामू और गढ़वा आ जाएगा, पलामू का बॉर्डर भी बनाएगा। अच्छा, उपनाम आपको याद रखना, सोन नदी का उपनाम सोनभद्र हो जाएगा, फिर हिरनवा, हिरनवा। आप याद रखिए, सोना का हिरन, सोना का हिरन, तो हिरनवा या फिर सोना का हिरन जो है आपका, अगर सोन नदी का उपनाम जो है आपका सोनभद्र या फिर हिरनवा हो जाएगा। ये झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में जो गढ़वा वाला इलाका हो जाएगा, वहां पे ये बॉर्डर का भी निर्माण करती है, पलामू का उत्तरी सीमा का निर्माण करती है मुख्य रूप से। अब आगे देखिए इसमें क्या है। यह झारखंड की एकमात्र सतानीरा नदी है और झारखंड की सबसे पश्चिमी नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्या कि झारखंड का सबसे पश्चिमी नदी या फिर झारखंड का सतानीरा नदी कौन सी हो जाएगी? तो वो सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश के मेकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से होगा। टोटल लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका अगर अफवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो वो आपका 90-30 वर्ग किलोमीटर आएगा। उत्तरी कोयल जो इसकी सहायक नदी हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा हम लोग का उत्तरी कोयल आएगा। तो उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल मुख्य रूप से रांची के पठार पिस्का के निकट से निकलती है। क्योंकि हम लोग का सोन नदी का सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल का मुहाना जो है वो क्या जगह आपका सोन नदी हो जाएगा। उत्तरी कोयल का लंबाई बात करेंगे तो ये आपका 260 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सहायक नदी में औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। औरंगा जो है वो झारखंड का सबसे छोटा नदी हो जाएगा। तो औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी पर ही क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। मुहाना कहाँ पे है? सोन नदी इसका मुहाना हो जाएगा। लंबाई कितना होगा आपका? 260 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सहायक नदी में क्या है? औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। ये तीनों नाम आपको याद रखना, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। विशेषता क्या है इसमें? आपको विशेषता मुख्य रूप से लातेहार के बरवाडी प्रखंड, लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। तो कुटकू बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो ये आपका उत्तरी कोयल पर किया गया है। फिर आगे है इस मंडल बांध के, इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये हो गया आपका उत्तरी कोयल। फिर आता है पुनपुन नदी। तो प से पुनपुन, प से पलामू हो जाएगा। तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू से निकलती है। कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी पर। लंबाई आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा। सहायक नदी आपको याद रखना, धारता और मोरहर। धारता और मोरहर जो होगा वो आपका पुनपुन नदी का सहायक नदी हो जाएगा। उपनाम क्या है? किक्कट और बमागधी। किक्कट और बमागधी जो होगा वो आपका पुनपुन नदी का सहायक नदी उपनाम हो जाएगा। वहीं सुमागधी की बात करेंगे तो सकरी नदी का, सुमागधी जो होगा वो आपका सकरी नदी का उपनाम होगा। तो बमागधी या फिर किक्कट जो होगा वो आपका पुनपुन नदी का उपनाम होगा। वहीं सुमागधी जो होगा वो आपका सकरी नदी का उपनाम होगा। तो 100 से सकरी, 100 से सुमागधी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। यह नदी सोन नदी के समांतर प्रवाहित होती है। हिंदू धर्म में इस नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। फिर आगे आता है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी, फल्गु नदी आपका छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलता है, चतरा में। कहाँ मिलता है? पुनपुन नदी में आगे जाके ऐसा पुनपुन निकलता, फल्गु निकलता और इधर जाके मिल जाता है। निरंजना और मोहना, निरंजना को लीलाजन के नाम से जाना जाता है। तो निरंजना और मोहना जो है आपका फल्गु नदी के सहायक नदी हो जाएगा। वहीं पे आपका जो निरंजना है उसको लीलाजन के नाम से जाना जाता है और मोहना भी इसका सहायक नदी हो जाएगा। उपनाम क्या है? अंत सलीला। फल्गु नदी का उपनाम अंत सलीला। सुमागधी आपका सकरी नदी का, बमागधी आपका पुनपुन का हो जाएगा। विशेषता क्या है? तो इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान इस नदी पर किया जाता है। झारखंड में केवल इसका उद्गम होता है, बाकी कंप्लीट अफवाह जो होगा आपका बिहार में हो जाएगा। फिर आता आगे आपका सकरी नदी आता है। तो सकरी नदी उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलता है। मुहाना का गंगा का ताल क्षेत्र हो जाएगा। सहायक नदी में क्यूल और मोरहर हो जाएगा। क्यूल और मोरहर इसका सुमागधी नाम है, रामायण में इसका नाम है। तो 100 से सुमागधी, 100 से सकरी, जबकि बमागधी जो होगा आपका पुनपुन का हो जाएगा। विशेषता क्या है? तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। सकरी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सकरी, सक वर्ड आ रहा है तो समझ लीजिए डाउट होगा उसको, तो हमेशा क्या होगा? अपने रास्ता को बदलते रहेगा। तो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात कौन सी नदी हो जाएगी? सकरी नदी हो जाएगी। फिर आता चानन आता है। तो चानन, चानन जो है आपका छोटानागपुर के पठार से निकलता है। मुहाना सकरी नदी हो जाएगा। चानन को उपनाम पंचानन या फिर पंचानन, पंचानन या फिर पंचानन क्यों? क्योंकि 5 धाराओं से मिलकर इसका निर्माण होता है, इसीलिए पंचानन या फिर पंचानन कहा गया है। बूढ़ा नदी
कहाँ पे है, महुआडांड लातेहार, बूढ़ा नदी महुआडांड लातेहार। अभी पढ़े हम लोग क्या, जो बूढ़ा नदी है वो आपका औरंगा अमानत और बूढ़ा नदी, ये तीनों उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। तो मुहाना कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी कोयल पे हो जाएगा। संबंधित क्षेत्र लातेहार हो जाएगा। विशेषता क्या है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात वो आपका बूढ़ा नदी पर ही स्थित है। फिर आ गया था औरंगा नदी, जो कि किसको लोहारदगा से निकलता है, औरंगा नदी किसको लोहारदगा से निकलता है, उत्तरी कोयल मुहाना हो जाएगा। घाघरी, गोवा, नाला, धदारी और सुकरी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। लोहारदगा लातेहार पलामू से गुजरती है, ये सबसे छोटी नदी हो जाएगी। सबसे छोटी नदी यही होगी। फिर अमानत, औरंगा अमानत, ये सभी क्या होगा हम लोग का उत्तरी कोयल का ही सहायक नदी हो जाएगा। जिंजोई, चाको, मैला, ये सब इसकी सहायक नदी हो जाएगी। फिर कन्हर नदी आता है, तो कन्हर नदी आपका खुदिया, खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ से निकलता है, ध्यान रखिए कन्हर नदी निकलता छत्तीसगढ़ से है, एंटर करेगा आपका ये झारखंड में। मिल कहाँ पे जाएगा, मुहाना, सोन नदी हो जाएगा। विशेषता क्या है, यह नदी गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। उद्गम इसका कहाँ पे है, झारखंड के बाहर है, लेकिन ये झारखंड में प्रवेश करती है। कहाँ से, गढ़वा के भंडारिया प्रखंड से प्रवेश करती है। इस नदी पर गढ़वा जिले के गुरसिंधु, बलचोरा तथा सूखलदरी जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात भी देखेंगे हम लोग वहाँ पे। गढ़वा जिले में बंडाटी गांव में इस नदी पर कन्हर जलवास्य योजना भी प्रस्तावित है। तो ये सभी हो गया हम लोग का नदी से संबंधित जो भी फैक्ट थे, वो आप एक से दो बार पढ़िएगा, आपको ये सभी चीज क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको वो सभी जो लंबाई है, उद्गम स्थल, सहायक नदी, जो उपनाम है, ये सभी चीज याद रखनी। कुछ कुछ नदी की अफवाह क्षेत्र जैसे कि दामोदर हो गया, सोनरेखा हो गया, सोन नदी हो गया, ये सभी आपको याद रखने हैं। अब है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो गंगा नदी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी गुजरती है वो क्या है, साहेबगंज। अतः गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया है। ये डेट आपको याद होना चाहिए, 20 फरवरी 2009 को गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जो भी पद मुख्यमंत्री होंगे, और उनका मुख्यालय रांची होगा। अब आगे आएगा हम लोग का विस्थापन और पुनर्वास नीति। ये आप पढ़ लीजिए खुद से, छोटा सा टॉपिक है, आप खुद से पढ़िएगा तो ज्यादा फायदा होगा ये वाला। अब आता है कोयला धवन उद्योग। देखिए कोयला धवन उद्योग, इसमें आगे कोयला धवन गृहों के द्वारा कोयले के सेल, फायर के लिए आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कोयलाश्री, पीपरवार, पीपरवार ये नाम आपको याद रखना है। पीपरवार कोलवासरी कहाँ पे है, चतरा में है। पीपरवार कोलवासरी चतरा में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी की बात करेंगे तो पीपरवार कहाँ पे है, चतरा में है। क्षमता कितना है, 6.5 मिलियन टन का इसका क्षमता है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ प्रमुख कोलवासरी, जैसे कि कथारावासरी कहाँ पे है, बोकारो में। कथारावासरी कहाँ पे, बोकारो में। किसके सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया। तो ये आपको दोनों याद रखना है कि ये पहला चीज कथारावासरी कहाँ पे, बोकारो में। किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। फिर आगे आपका स्वांग वासरी, स्वांग वासरी, तो स्वांग वासरी कहाँ पे है, बोकारो में। ये भी कहाँ पे, बोकारो में है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे रजरप्पा वासरी, नाम से के लिए रजरप्पा कहाँ पे होगा, रामगढ़ में होगा। केतला वासरी, केतला वासरी भी कहाँ पे, रामगढ़ में है। तो रजरप्पा वासरी, केतला वासरी दोनों रामगढ़ में। स्वांग वासरी, कथारा वासरी दोनों बोकारो में हो जाएगा। पिपरा वासरी जो है आपका चतरा में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड में कोयला धवन उद्योग में संचालित करने वाली कंपनी क्या क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सीसीएल हो जाएगा, और सीसीएल देखिए। इसके अलावा आपका बीसीसीएल आ जाएगा, सीसीएल हो जाएगा, बीसीसीएल हो जाएगा, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल, जो कि धनबाद, कोकिंग, धनबाद। इसके अलावा टाटा स्टील जो कि पश्चिम बोकारो, जामा डोबा, भेलाटाड़, ये सब। तो ध्यान रखना आपको कि बीसीसीएल, सीसीएल, स्टील ऑफ सेल हो गया, और टाटा स्टील, ये सभी आपका मुख्य रूप से कोलवासरी से रिलेटेड हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सभी कि कथारा वासरी कहाँ पे है, किसके सहयोग से स्थापित किया गया, पीपरवार वासरी खास करके, क्योंकि ये आपका एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी हो जाता है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब आगे चलिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं। अब योजना को देखना है। पहला योजना आता है आपका मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जो कि 2022 में है। आपको इसमें भी याद रखना है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 में। तो ग्राम गाड़ी है, कोई भी अगर गाड़ी है तो उसमें समझ लीजिए कि दो चक्का आगे, दो चक्का पीछे होगा, यहाँ पे दो आ जाएगा, तो 22। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 में आया है। आपको पहला चीज तो वही याद रखना है, ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो भी विद्यार्थी है, जो भी रोगी है, या फिर किसान है, उनको अगर बाहर जाना है, जैसे अनुमंडल में जाना है या फिर जिला मुख्यालय जाना है, तो उसके आने जाने के लिए सरकार के द्वारा उनको सुविधा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो भी वरिष्ठ नागरिक होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, जो कि सेवानिवृत्त सैनिक होंगे, या फिर वैसे व्यक्ति जो कि आपका शारीरिक रूप से
खास करके 50% अगर दिव्यांग होंगे, एड्स से पीड़ित होंगी, विधवा पेंशन से आच्छादित महिला होंगे, तो उन या फिर झारखंड के आंदोलनकारी होंगे, तो फिर उनको बस के किराए में छूट दिया जाएगा। तो कौन कौन शामिल होगा वो आप देखिए। जो वरिष्ठ नागरिक होंगे वे शामिल होंगे, छात्र छात्रा, सेवानिवृत्त सैनिक, इसके अलावा आपका दिव्यांग व्यक्ति कितना परसेंटेज शरीर जो होगा वो उसका 50% जो होगा वो दिव्यांग होगा, एड्स से पीड़ित अगर कोई है, विधवा पेंशन से आच्छादित महिला है, और झारखंड के आंदोलनकारियों को बस के किराए में छूट दिया जाएगा। इस योजना में मुख्य रूप से 42 सीट वाले बस या फिर वाहन को शामिल किया जाएगा, और बस मालिक को भी इसमें परमिट और निबंधन शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। तो यही है ग्राम गाड़ी योजना जो कि 2022 में लाया गया था। फिर आगे आता है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, कितना में 2022 में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना। तो नाम से क्लियर है सूखा, तो जैसे कि 22 जिला कितना शामिल है इसमें, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत 22 जिला शामिल है। 22 जिला के कितने प्रखंड, 226 प्रखंड शामिल है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी सूखा प्रभावित क्षेत्र होंगे उनके प्रत्येक परिवार को 3500 रुपया प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2500, 1500, 3500 करके देगा, तो 3500 रुपया जो होगा उसको प्रदान किया जाता है। और इस योजना हेतु आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया है। तो मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना 15 नवंबर अर्थात बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 2022 में इसको लागू किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है कि सूखा से प्रभावित 22 जिले जहां पर 226 प्रखंड है, उन सभी जिले में सूखा से ग्रसित किसानों को 3500 रुपया दिया जाएगा, और इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको मात्र 1 रुपया लगेगा। फिर आता है मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। तो सिंचाई है तो सिंपल सिंचाई से रिलेटेड ही होगा ये वाला। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी बाहुल दुमका जिले के अंतर्गत, तो आपको पहले चीज याद रखना है कि मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो किस जिला से संबंधित है, तो ये आपका संथाल परगना में दुमका जिला से संबंधित है। इसमें क्या होगा, भूमि पाइपलाइन के माध्यम से दुमका जिले के बहुत बड़े भूभाग को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे कृषकों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, ताकि दुमका में जो किसान होंगे उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। फिर आगे है चैम्बर ऑफ फार्मर्स योजना 2021-22 में आया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जो व्यापारी है उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, मार्केटिंग के समानों को बढ़ाना है, साथ ही साथ कृषकों के समूह को विकसित करके राज्य में लघु कृषि उद्योग को भी बढ़ावा देना है। तो ये सभी योजना है। इसके अलावा किसान समृद्धि योजना, ये भी कब 2021-22 में ही आया है। तो इस योजना के तहत जितने भी प्रखंड है उन सभी प्रखंड में सोलर आधारित डीप बोरिंग द्वारा सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सोलर आधारित होगा तो बिजली खर्चा भी नहीं आएगा और आपका सिंचाई सुविधा भी आसानी से हो जाएगा। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना 2021-22 में आया है। इसमें क्या है, तो देखिए इस योजना के तहत झारखंड के प्रत्येक जिले में एक ग्राम को बिरसा ग्राम के रूप में नामित करके वहां किसान सर्विस सेंटर की स्थापना कर कृषक समूह को प्रशिक्षित किया जाएगा। जो भी किसान है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी एक गांव को नामित किया जाएगा, उसको बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा, और किसान सर्विस सेंटर खोला जाएगा। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषकों को उनके उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध कराना भी है, जिससे कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। अब क्या है ना कि कभी कभी समस्या ऐसी है कि जो कृषि है वो क्या है, मानसून का जुआ कहा जाता है भारत में। तो कभी कभी कृषि बहुत अच्छा हो जाती है जैसे कि अगर मानसून अच्छा हुआ तो क्या खेती भी अच्छा होगा, और अगर मानसून खराब होता है तो खेती भी खराब होगा। तो ऐसी इस स्थिति में जब खेती अच्छा होगा तो किसानों की जो उत्पादन होगा उसको बाजार तक उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो सरकार उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी मुख्य रूप से जो समेकित बिरसा ग्राम किसान योजना है उसके द्वारा ये सारी चीजें करना चाह रही है। तो इसमें क्या होगा कि किसानों को बाजार उपलब्ध होगा, जिससे कि कृषक के आय में भी बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगा। फिर आगे झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी 2021-22। तो क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था का विकास करना जो कि क्षेत्रीय स्तर पर उद्यान निदेशालय एवं राज्य बागवानी मिशन के द्वारा संचालित योजनाओं को बेहतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा पर्याप्त संख्या में तकनीक रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करेगा। गो मुक्ति धाम की स्थापना योजना 2021 में। तो गो मुक्ति धाम सिंपल से क्या है कि जो भी गाय की मृत्यु होती है वो इधर उधर पड़ा ना रहे, इसके उद्देश्य से जो गाय का शरीर है उसको पवित्र तरीके से निष्पादन करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। जोड़ा बेल वितरण की योजना 2021 में, जोड़ा बेल वितरण योजना। तो नाम से क्लियर है कि जोड़ा बेल दिया जाएगा ताकि किसान जो होंगे वो खेती कर पाएंगे। तो जो भी बछड़ा होंगे, जो भी बाछा होंगे उनको बेल के रूप में पहले विकसित किया जाएगा, और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र के किसान होंगे उन सभी किसानों को कम लागत पर खेती काम करने के लिए उन्हें बेल दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ सके। झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2021 में, फसल राहत योजना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि किसान का जब फसल नष्ट होता था तो ऐसी स्थिति में कोई बीमा कंपनी के माध्यम से उनके फसल का मुआवजा को उनके अकाउंट में भेजा जाता था या फिर उनको दिया जाता था, लेकिन इसमें बीमा कंपनी था। लेकिन ये जो फसल
राहत योजना एक ही था, इसके माध्यम से जो बीमा कंपनी इसका रोल प्ले को खत्म कर देगा। अब सरकार जो है वो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को उनके मुआवजा को उनके अकाउंट में भेजेंगे, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। फिर आ गया था समेकित मत्स्य पालन योजना, ये भी 2021 में आया है, तो नाम से क्लियर है मत्स्य पालन होगा। तो उद्देश्य क्या होगा, लाभार्थी को कम लाभ में अधिक आय प्राप्त हो सके। लेकिन मत्स्य पालन के साथ साथ बतख पालन और सुकर पालन भी कराया जाएगा। जोहार परियोजना, जोहार मतलब क्या है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ से है। तो ये आपको फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जोहार का फुल फॉर्म झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ये हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या टोटल आपका इसमें 4,000 उत्पादक समूह का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। 1,10,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, और इस योजना के तहत अभी तक 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण किया जा चुका है। और जोहार परियोजना का संचालन जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जाएगा, ये बिल्कुल आपको याद रखना। जोहार परियोजना का संचालन वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। फिर आता है आपातकालीन कृषि ऋण राहत योजना, या फिर झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। आपातकालीन कृषि ऋण राहत योजना या फिर झारखंड किसान ऋण माफी योजना, जो कि आपका 7 फरवरी 2021 को झारखंड के कृषि मंत्री उस समय बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया था, जिसमें कि इसका लाभ 9 लाख किसानों को मिलने वाला था। और इस योजना के तहत प्रति परिवार एक सदस्य का 50,000 रुपए तक बैंक ऋण सरकार चुकाएगी। एक सदस्य में 50,000 तक का जो ऋण होगा वो सरकार चुकाएगी। नाम से क्लियर है क्या, आपातकालीन कृषि ऋण, अर्थात सरकार इसमें ऋण देने के काम करेगी। अच्छा, अब ये जो ऋण होगा ये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में जो रैयत होंगे वो तो शामिल होंगे, साथ ही साथ जो गैर रैयत होंगे ये भी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। किसान को झारखंड का मतदाता होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये सभी हो गया आपका आपातकालीन कृषि राहत योजना, फिर झारखंड किसान ऋण माफी योजना से संबंधित प्रावधान। फिर आ गया था मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। तो पशुधन नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होगा, अच्छी नस्ल की गाय, बकरा, बकरी, सूकर और मुर्गी पारंपरिक पशुपालन की परंपरा को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करना है। जो अनुसूचित जनजाति होंगे अर्थात जो एसटी सदस्य होंगे उनको 100% तक, इसके अलावा जो विधवा या फिर दिव्यांग उनको 50 साल से कम के निसंतान दंपत्ति को 90% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। तो ये लाइन आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो आपके एसटी समुदाय से होंगे उनको 100% तक, इसके अलावा जो विधवा या फिर दिव्यांग होंगे इसके साथ ही साथ 50 साल से कम उम्र के लेकिन निसंतान दंपत्ति होंगे उनको 90% अनुदान जो होगा इस योजना में दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर आगे आता है पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से कि जो फसल का कटाई होगा तो कटाई के पश्चात जो नुकसान होगा उस नुकसान को रोकना इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसके तहत क्या होगा, 24 डिग्री, मान लीजिए आपने फसल काटा, अच्छा फसल हुआ, लेकिन उस फसल को रखने का आपके पास जगह नहीं, जिसके परिणाम से बरसात की वजह से या फिर अन्य कोई भी आपदा की वजह से वो फसल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 24 शीतगृह का निर्माण किया जाएगा और उन सभी को वहां पर रखा जाएगा। साथ ही साथ विपणन सहायता दिया जाएगा, किसानों को मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे अपने उत्पाद को मार्केट में आसानी से बेच सकेंगे, बिचौलिया के बीच में फंसेंगे नहीं और वे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। परिणाम क्या होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और राष्ट्र आय में उनका योगदान भी बढ़ेगा। फिर आ गया था हम लोग का बिरसा हरित ग्राम योजना 2020। तो बिरसा हरित ग्राम योजना, इसमें क्या है कि 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। नीलांबर पीतांबर समृद्धि योजना, जो कि समृद्धि योजना जो कि 4 जुलाई 2020 को आया है। इसमें क्या है कि 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवेदन किया जाएगा तथा इसके तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। और इसके तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात जल क्षमता को बढ़ाना। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे आएगा मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना, जो कि 2020 में आया है। यानी कि सिंपल सा है कि यहाँ पे जो खेती आधुनिक तरीके से होता है, बैल का प्रयोग करके या फिर हल का प्रयोग करके खेती किया जाता है, तो उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे यांत्रिकरण करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग कृषि को और भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। तो किसानों और महिलाओं स्वयं सहायता समूह के बीच 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, जो कि अभी काफी प्रचलित है झारखंड में, उसके बाद पंप सेट और पाइप आदि वितरित किया जाएगा। कृषि क्लिनिक योजना, कृषि क्लिनिक योजना देखिए, तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना है, साथ ही साथ प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए प्रारंभिक ऋण भी मुहैया कराना है। अर्थात यहाँ पे किसानों को तकनीकी परामर्श दिया जाएगा, कृषि पशुपालन से संबंधित जानकारी दिया जाएगा। जो व्यक्ति ये सभी जानकारी प्राप्त कर लेंगे उनको फाइनली सरकार के द्वारा ऋण भी दिया जाएगा। कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना करना ताकि फसलों एवं
पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि किया जा सके। अगर किसान को बहुत सारी चीजें पता होंगे तो वे सिंपल सा खुद फसल और पशु से संबंधित जानकार रखेंगे, जिसकी वजह से वे उनका उत्पादन काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर आता है झारखंड कृषि कार्ड योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि को सीधे उनके बैंक खाते में देना है, ताकि बिचौलिए पर लगान लगा सके। तो कृषि कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाले जो लाभ है वो डायरेक्ट उनके बैंक में मिल जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, बीच में जो बिचौलिया आते हैं जो कि उनके मैक्सिमम लाभ को खा जाते हैं, चाहे वो आवास योजना हो उसमें भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो इन सभी करप्शन को रोकने के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके किसानों के अकाउंट में जो भी लाभ होगा वो पहुंचाएंगे। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहचान पत्र के द्वारा सीधे प्राप्त हो सके। कोविड-19 किसान तत्काल राहत योजना। तो डेयरी संबंधित किसानों को बिना शर्त के 50,000 रुपए तक की राशि का ऋण प्रदान किया जाएगा। अटल ग्राम उत्थान योजना 2019-20 तो राज्य के गांव में मॉडल गांव के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ये आपका 2019 में आया है, कृषि आशीर्वाद योजना। तो देखिए इसका शुभारंभ जो था ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा रांची में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी किसान है तो उनके जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि करना है, जिससे कि क्या होगा, उत्पादन में अगर वृद्धि होगा तो उसकी वजह से किसान की आय में वृद्धि होगा और किसान का जो जीवन स्तर होगा उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। इसी योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम कितना 25,000 रुपया, 5,000 रुपये प्रति एकड़, एक एकड़ में 5,000 रुपया और अधिकतम ये आपका 25,000 रुपया 2 बराबर किस्तों में दिया जाएगा। और यह भुगतान भी डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाएगा, ताकि सीधा लाभ जो होगा वो किसान को मिलेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मतदान का उम्र होना चाहिए। इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु इस योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान शुरू किया गया है, सारथी रथ अभियान। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि आपका 2019 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा रांची से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी झारखंड के किसान हैं उन सभी किसानों को डीबीटी के माध्यम से खरीफ फसल पर प्रति एकड़ में 5,000 रुपया देने का वादा किया गया था। उम्र कितना होना चाहिए लाभ लेने के लिए, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। फिर आ गया था झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को झारखंड सरकार फ्री में मोबाइल देगी, बल्कि किसानों को ऑनलाइन कृषि से जोड़ने के लिए फ्री में मोबाइल देने का बात किया गया था। 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किसानों की ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया ताकि उन्हें अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगा। अब दिक्कत क्या है ना, किसान का उत्पादन काफी अच्छा हो जाता है, किसानों का उत्पादन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो दाम होता है, उत्पादन का जो कीमत होता है वो काफी ज्यादा गिर जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनका जो लागत होता है वो लागत भी नहीं आ पाता है। सिंपल सा हम लोग का घर में क्या होता है कि जैसी सब्जी हम लोग का निकलता है उसका दाम काफी ज्यादा गिर जाता है, तो हम लोग को कोई फायदा नहीं होती है। तो कुल मिला के ई नाम पोर्टल है जहाँ पर किसानों को जोड़ा जाएगा मोबाइल के माध्यम से, और किसान अपने अनुसार वहाँ पे अपने रेट को फिक्स कर सकते हैं और वहाँ पे दाम को और वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। साथ साथ बिचौलिया के माध्यम से वे अपने सामान को नहीं बेचेंगे, जिसकी वजह से अधिकतम लाभ जो है वो किसान को ही मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना जो कि 2017 में आया था, ये आपका शहीदों के गांव का विकास करने का उद्देश्य रखा गया था। इस योजना की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से की गई थी। ये आपको ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना जो है वो आपका भगवान बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से शुरू किया गया था और 30 गांव का चयन किया गया। फिर आर्या योजना 2017 में है। आर्या योजना अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जो भी रूरल एरिया में जो यूथ हैं उनको एग्रीकल्चर को अट्रैक्ट करने के लिए आर्या योजना को लाया गया था। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए आर्या योजना लाया गया। फिर है यहाँ पे सौभाग्य योजना, तो इसमें गांव के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना था इस योजना का उद्देश्य। तो समझ लीजिए सौभाग्य से आपको बिजली मिलेगा। खुदिया बियर योजना, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमि का सिंचाई करना। इस योजना के तहत 17 गांव में 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तिलका मांझी कृषि पंप योजना, सिंपल सी बात है कि ग्रामीण किसानों को सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराना था। तो ये सभी योजनाएं हम लोग का हो गया। अब आप क्या है कि आप इन सभी योजनाओं को अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें फिर से आपको क्लियर होगा। और कुछ कुछ योजना है जैसे कि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना 2015, डेयरी पशु विकास योजना 2005, गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 हो गया, दुग्ध उत्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रसार कार्यक्रम 2002। तो ये सभी योजना आप एक बार खुद से पढ़िएगा, आपको सारा चीज क्लियर होगा। तो हम लोग का जितना भी प्रमुख योजना था वो सभी क्लियर हो गया। अब इसमें जो कीवर्ड सब है कि कौन सा योजना किसके सहायता से चलाया जा रहा है, कब शुरू हुआ है और किसके नाम पर है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आगे हम लोग का आता है जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, जिसमें कि पलामू बाघ आरक्ष बाघ कॉरिडोर को पढ़ना।
पलामू बाघ आरक्षी, देखिए पलामू बाघ आरक्षी क्या है, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी है, इसलिए ये ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पलामू बाघ आरक्षी जो है वो झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी है। पूर्व में लातेहार वन प्रमंडल, पश्चिम में गढ़वा वन प्रमंडल और सरगुजा जिला छत्तीसगढ़, उत्तर में औरंगा नदी, चतरा और लातेहार जिले के पश्चिम भाग में ये वाला स्थित है। स्थापना कब हुआ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो हम लोग का पलामू बाघ आरक्षी उसका स्थापना किया गया। एरिया कितना है, 1130 वर्ग किलोमीटर है। अब चूंकि यह झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका एरिया भी, कितना है 1130 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होता है। स्थापना कब हुआ, 1973 में इसका स्थापना हुआ। 414 वर्ग किलोमीटर में तथा बफर क्षेत्र आपका 716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अभ्यारण्य की ऊंचाई की बात करेंगे तो ये आपका 300 से 1140 मीटर के बीच में फैला है। एवरेज वार्षिक वर्षा कितना है, 1036 मिलीमीटर के आसपास होता है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाएगा। मुख्य नदी क्या हो जाएगा, औरंगा नदी और कोयल नदी हो जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे बॉक्साइड और कोयला का भंडार भी मिला है। यहाँ के वन जो क्या शुष्क पर्णपाती है, साल वन और बांस वन प्रमुख है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो एकमात्र बाघ आरक्षी है वहाँ पे जो वन है, वहाँ पे वन के साथ शुष्क पर्णपाती वन है, खासकर साल वन और बांस वन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल 970 वनस्पति प्रजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है। 139 प्रकार की घास की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। स्तनधारी 47 प्रजाति पाई जाती है। पक्षी 174 प्रजाति, इतना डाटा आपको याद नहीं रखना। प्रमुख जीव में क्या आएगा आपका, बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, भालू और अजगर, ये सभी प्रमुख जीव में आ जाएंगे। अभ्यारण्य में सर्वाधिक डार्क साइड मिला है, जिसके बाद यह एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। तो पलामू बाघ आरक्षी क्या हो गया, झारखंड का एकमात्र बाघ आरक्षी बाघ अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, स्थापना कब हो गया, 1973 में हो गया। एरिया कितना हो गया इसका, 1130 वर्ग किलोमीटर हो गया। कोर क्षेत्र की बात करते हैं आपका 414 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो वन यहाँ पे मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन है, जहाँ पे साल वन और बांस वन आपको प्रमुख रूप से दिखाई देंगे। तो ये सभी फैक्ट हो जाएगा जो कि आपको याद रखनी है। फिर आता है बाघ कॉरिडोर, जिसकी संख्या कितना है झारखंड में, एक है। नाम क्या है, गुरु घासीदास पलामू लावालम बाघ कॉरिडोर। क्या है, गुरु घासीदास पलामू लावालम बाघ कॉरिडोर। ये एकमात्र झारखंड का बाघ कॉरिडोर है और इसका विस्तार झारखंड और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों में पाया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब आपको यहाँ से खुद से पढ़ना है, ध्वनि प्रदूषण आपको खुद पढ़ना है कंप्लीट। यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये भी आपको खुद से पढ़ना है। तो इसी के साथ हम लोग का जो पेपर टू पेज नंबर 4, ये नोट्स आपको पढ़ना है। ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सिविलियंस के एप्लीकेशन पर। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको टेस्ट 4 को लगाना है। तो 1 से 2 बार आप पीडीएफ को खुद से पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी जो बताना था वो हम बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, जो कि हम लोग का पेपर 2 का टेस्ट 5 का रहने वाला है। तब तक के लिए आप पीडीएफ को पढ़िए, टेस्ट को लगाइए, उसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, जिससे कि आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। धन्यवाद।